हमारी कहानी ड्यूक रेगास के घर में शुरू हुई थी। एक आदमी एक खिड़की के सामने खड़ा था, बाहर देख रहा था और एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था। उसने इस व्यक्ति को अपना बच्चा थॉर रैग्नारोक के रूप में संबोधित किया। एडिस उसावी ने उल्लेख किया कि दुगारिया साम्राज्य की योजना थी कि थोर को अन्य देश के रूप में एक बंदे भेजेगा। उसने थॉर को सूचित किया कि इस उद्देश्य के लिए गाड़ी पहले पहुंच चुकी थी। इसे सुनकर थॉर दुगारिया साम्राज्य ने जाएगा, थॉर दुगारिया साम्राज्य ने जाएगा, थॉर दुगारिया साम्राज्य ने जाएगा। इसमें थॉर जो आदमी के पीछे खड़ा था उसे आश्चर्य और चौंकाने वाली खबर मिली। आदमी ने थॉर का सामना किया और सीधे तरीके से खबर सुनाई। वह अब और चाहिए नहीं था। थॉर ने व्यक्त किया कि उन्हें अपने पिता के शब्द समझ नहीं आ रहे हैं। उनसे बात कर रहा व्यक्ति थॉर का पिता था। थॉर ने पूछा कि उन्हें क्यों एक अन्य देश के लिए बंधक बनना चाहिए। पिता ने सीधे तौर पर कहा कि थॉर को बेकार माना गया था। थॉर ने अपने पिता को अंतिम बार देखने के 3 साल बाद अब यह स्वागत वाला संदेश प्राप्त हुआ। थॉर के पीछे खड़े सैनिक और नौकरानियां हंसी में फूट पड़ी। इस स्थिति में थॉर वहां खड़े हुए, विचार करते हुए कि उन्हें ड्यूक के परिवार से अपने संबंध काट देने चाहिए। जब थॉर 16 साल के थे तो उन्होंने नौकरी के लिए घर छोड़ दिया। उन्हें काम मिल गया, लेकिन एक दिन ड्यूक के परिवार के सैनिक अचानक से आ गए, किसी सवाल के बिना। उन्होंने उसे ड्यूक रेजिस के निवास स्थान पर ले गए। उस दिन से 3 साल बीत चुके थे। थॉर ने ड्यूक के घर लौटने की योजना नहीं बनाई थी। एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहना पसंद करते हुए थॉर के पिता ने अपनी आवाज उठाई, ये व्यक्त करते हुए कि अगर थॉर को युद्ध कौशलों की कमी है तो वह अकेले लड़ने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता था। उसके पास ये पहली बार नहीं था जब उसने इस भावना को व्यक्त किया था। गार्ड के कप्तान भी कमरे में मौजूद थे और थॉर के पिता ने उसकी ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह थॉर के मूल्यांकन पर चर्चा करना चाहेगा। कप्तान ने अपनी मुठ कसी और समझाया कि जब वह मात्र 10 साल के थे तब शिंडेन मंदिर में थॉर के लिए कौशल मूल्यांकन किया गया था। उन्होंने जोर दिया कि युद्ध कौशल की अनुपस्थिति एक गंभीर चिंता है। ड्यूक के परिवार के सबसे बड़े पुत्र के लिए विशेष रूप से थॉर के चारों तरफ खड़े अन्य लोगों ने मुरमुराते हुए अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह साम्राज्य से गायब हो जाए। कुछ ने यहां तक कह दिया कि थॉर को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। प्रोफेसर कप्तान के पास खड़े थॉर के 12 साल के होने पर दूसरी कौशल मूल्यांकन की जाने का जोड़ने के बाद प्रोफेसर ने जारी रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने मूल्यांकन के दौरान थॉर की मौलिक जादू में कुशलता की पुष्टि की। हालांकि थॉर को हमला जादू में और अधिक कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जो काफी निराशाजनक थी। इसे सुनकर थॉर के पिता ने क्रोध में उफान दी। उन्होंने थॉर को गहरी निराशा की दृष्टि से देखा, अपने पुत्र के लिए उच्च आशाएं व्यक्त करते हुए। निराशा की भावना के साथ उन्होंने कहा कि उनके परिवार में पुरखों की लड़ाई की संपदा का धनी है और उम्मीद की जाती थी कि ऐसी वंशावली के राजकुमार एक दिन साम्राज्य के स्तंभ बन जाएंगे। लेकिन थॉर सिर्फ निराशा ही रहे। उसके पिता ने चिल्लाया। उस तरह के बच्चे के माता पिता होने की निराशा को समझने की कोशिश कर रहे थे। पिता के शब्द जारी रहे। मनोदशा बल दिया कि थॉर में युद्ध क्षमताओं की कोई भी कमी नहीं थी और वे आक्रमण मैजिक तक उपयोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने आगे शोक व्यक्त किया कि उनके परिवार की प्रतिष्ठित वंशावली, जिसमें एक दादा शामिल थे जो एक सम्मानित तलवार संत थे, थॉर के रूप में एक वंशज द्वारा अनुसरण किया गया था। जैसे थॉर अपनी घुटनों पर रहता था, एक सम्मानजनक मुद्रा अपनाते हुए। उन्होंने इस उपचार का विचार किया कि बुल्गारिया साम्राज्य अपनी क्षेत्रीय सीमाओं का आक्रामकतम विस्तार कर रहा था। ऐसे अक्सर व्यक्तियों का सामना करना पड़ता था जिनमें युद्ध कौशल की कमी थी। कहानियों, सैन्य विजय के माध्यम से पहले सम्राट को एक नायक के रूप में घोषित किया गया। साहसी लड़ाइयों के लिए उनके साहसी सहयोगी के साथ अभिजात और सामान्य लोग दोनों अपने युद्ध क्षमताओं की महत्वपूर्णता समझते थे। अभिजात वर्ग में जन्मजात युद्ध कौशल का होना महत्वपूर्ण था और जिनके पास ऐसे कौशल नहीं थे उन्हें अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता था। थॉर अपने पिता की चिल्लाहट जारी रहने के बावजूद उपस्थित रहे। उसने सुना था कि युद्ध कौशल का उच्च मान्यता थी, खासकर कुलीन लोगों के बीच जो जन्म से ही असाधारण योद्धा बन जाते थे। उन कुलीन लोगों को अक्सर नीचा दिखाया जाता था जिनमें युद्ध कौशल की कमी थी। उसके पिता के क्रुद्ध शब्दों के बावजूद शब्दों में थोर साहसिक रूप से बोल पड़े। बताया गया कि उनके पास युद्ध कौशल की कमी थी, लेकिन उन्होंने रसायन शास्त्र में उत्कृष्टता दिखाई। इस घोषणा ने उसके पिता की क्रोध की अभिव्यक्ति को कस दिया। थॉर ने आगे जोर दिया कि उसके रासायनिक कौशल वस्तुओं की मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थे। थॉर ने अपना हाथ उठाया, आवाज जोर देकर कह रहे थे कि वह सरकारी कार्यालय में चीजों को प्रबंधित करने के लिए भी जिम्मेदार थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस कौशल को तीक्ष्ण किया था और उम्मीद थी कि नई चीजें बनाएंगे। थॉर ने धन बचाने और अपनी कार्यशाला स्थापित करने की संकल्पना व्यक्त की, हालांकि वह असफल रहे। उसके पिता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मुट्ठी से मेज मार दी, इसे आधा कर दिया। अपनी क्रोध में उसके पिता ने थॉर की महत्वाकांक्षाओं को खारिज कर दिया, उन्हें अयोग्य मानते हुए। थॉर ने अपने पिता की प्रतिक्रिया को देखते हुए निराशा और धक्का महसूस किया। उसके पिता की आवाज बोलते हुए तेज होती गई, ये जोर देते हुए कि साम्राज्य में धार्मिक तलवारों और ढालों का संग्रह है जो कि प्रसिद्ध नायकों ने इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके पिता को यह मालूम नहीं था कि वे प्रसिद्ध योद्धा खेल के शैडो लीजेंड्स के मुकाबले में कमजोर हैं। स्पॉन्सर जैसे कि हाइड्रा, जिसके पास उसके 6 सिरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न मजबूत क्षमताएं होती हैं, मजबूत किरदार लाते हैं। पीड़ा लिंक क्षमता की भांति पीड़ा के सिर की, ब्लाइट के सिर की विषैली क्षमता का उल्लेख न करने के साथ साथ जो आपकी सारी कौशलों को अक्षम कर सकती है। फिर आता है वो शरारत का सिर, जिसमें अपने दुश्मनों के सभी बफ को चुराने की क्षमता होती है। इसके बाद डिके हेड की डिके शक्ति आती है और अंत में राग के मुख्य ने हाइड्रा 3 गुना हमले की शक्ति को सक्षम करने की अनुमति दी। चिंता मत करो क्योंकि तुम भी मजबूत होगे। जैसा कि आप स्टैगनाइट पर अपना हाथ लगा सकते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ एपिक चैंपियनों में से एक है, जोनट्रॉन द्वारा डिजाइन की गई इसकी त्वचा के साथ। बस 7 अक्टूबर से पहले प्रोमो कोड JTSkin का उपयोग करें। नए खिलाड़ी ना होने की चिंता मत करें, आप एक इन गेम इवेंट के माध्यम से अभी भी स्टैगनाइट और स्किन प्राप्त कर सकते हैं। यह अंत नहीं है, जैसा कि आप सन वुकोंग भी प्राप्त कर सकते हैं, मेरा पसंदीदा चैंपियन और चीनी पौराणिक कथा का नायक।
अब से 23 अक्टूबर तक 7 अलग अलग दिनों में लॉग इन करके अपने हाथों पर प्राप्त करें उसे। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वर्णन में दिए गए लिंक से खेल डाउनलोड करें और खेल में आगे बढ़ने के लिए QR कोड स्कैन करें, जिससे आपको एपिक चैंपियन ड्रैग जैसे अनमोल वस्तुओं मिलेगी। थॉर्स ने पहले ही अपने पिता की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक का उपयोग किया था, तलवार। थॉर नया आइटम बनाने की आकांक्षा के विचार को तुच्छता से मिला। उसके पिता ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह हंसाने वाली बात है। उसके पिता ने कठोरता से कहा कि थॉर को बंधुआ भेजने का निर्णय पहले ही कर दिया गया था। थॉर गलतफहमी महसूस करते हुए अपनी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहादुरी से अपने पिता से अधिक जानकारी देने की मांग की कि वे उसे कहां भेजने का इरादा रखते हैं। उनके पिता का जवाब थॉर को चौंका गया। थॉर ने आगे बढ़ते हुए गंतव्य के बारे में स्पष्टीकरण की तलाश। उनके पिता के शब्दों ने यह खुलासा किया कि स्थान खतरनाक था। पिता ने समझाया कि साम्राज्य से पहले भेजे गए सभी बंधक अकस्मात गायब हो गए थे और उस स्थान से किसी ने वापसी नहीं की थी। इस खुलासे को सुनकर थोर का आश्चर्य और भय बढ़ गया, क्योंकि उसने जताया कि यह मतलब होता है कि वह डेमन किंग के क्षेत्र में भेजा जा रहा था। रीड के प्लासीस ने शरणिक अनुमान करीब था, लेकिन पूरी तरह से सटीक नहीं। डर उसके पिता की आंखों में स्पष्ट था जब वह अपनी अनिच्छा का इजहार कर रहे थे कि वे डेमन किंग के क्षेत्र पर विचार करें, जिसमें अत्यधिक भय था। उसके विचारों में थोर ने फैसला किया कि उन्हें अपने पिता की राय की परवाह नहीं, या इस निर्णय के पीछे के कारण। उसने साहसपूर्वक अपने पिता से सवाल किया, ये समझते हुए कि उसे साम्राज्य और डेमन लॉर्ड के बीच एक विनिमय की जानकारी नहीं थी। इसका संकेत देते हुए कि उसे ऐसे राजनीतिक मामलों के बारे में ज्ञान नहीं था। अपने पिता की व्याख्या सुनकर थॉर ने स्थिति की गंभीरता को समझना शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें सूचना दी कि साम्राज्य ने डेमन्स और डेमी ह्यूमंस के खिलाफ सावधानियां बरती, जो डेमन किंग के क्षेत्र के निकटतम क्षेत्र में बसे हुए थे। प्रदेश उन्होंने इन प्राणियों को रक्त पिपासु के रूप में वर्णित किया और उन्हें शांत करने के लिए साम्राज्य ने हर कुछ दशकों में बलिदान दिए। गार्ड कप्तान ने डेमन्स की तुलना जंगली जानवरों से की, जबकि प्रोफेसर ने जोर से सोचा कि क्या मनुष्य की हत्या करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से ही ये प्राणी संतुष्ट होंगे। थोर में डर और शर्म की भावना उत्पन्न हुई। धक्का। उसने चुपचाप सोचा कि क्या मौजूदा हर व्यक्ति सच्चा था, और यदि वह वास्तव में इस भयानक परिस्थिति में एक बलिदानी पेशकश बनने के लिए नियुक्त था। जैसे तैसे थोर के पिता के कठोर शब्द गूंजे। थोर की आंख के कोने में एक आंसू का बनना शुरू हो गया, दुख और हताशा का मिश्रण। स्वतः ही उसके पिता ने तेजी से उसकी ओर बढ़कर उसके पेट में हिंसक रूप से मुक्का मारा। प्रभाव तीव्र और पीड़ादायक था, जिसने थॉर को काफी पीड़ा दी। उस समय के बाद उनके पिता ने शीतलता से कहा कि उनकी बातचीत समाप्त हो गई थी। दर्द के बावजूद थोर ने अपनी नजर उठाई और अपने पिता की आंखों से मिलाई। दुखद अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत जुटाई, कहते हुए कि वह अपने पिता से घृणा करता है। उसे ड्यूक प्लागारेड्स के रूप में संबोधित करते हुए थोर के शब्दों से अचल शब्दों में ड्यूक रेडस ने दावा किया कि थोर पहले से ही एक खो चुके कारण थे और उनसे बात नहीं करते थे, जिन्हें उन्होंने पहले से ही पराजित मान लिया था। इस प्रकार थोर को उस देश से निष्कासित कर दिया गया था जिसमें उन्होंने जन्म लिया और पला था। यह दिल दहलाने वाला घटनाक्रम था। रथ ने डेमन किंग के क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा शुरू की। सैनिक उसका साथ देते थे। अंदर थोर निराशा और दुख से भारी हुई अपनी आत्मा के साथ बैठा था। लेकिन यह स्थान यानी डेमन किंग का क्षेत्र ठीक था। ये एक ऐसा देश था जहां डेमन्स और डेमी ह्यूमंस, एक समय मानवता के दुश्मन, अब शांतिपूर्वक रहते थे। साथ में सदियों पहले दैत्य सम्राट और मनुष्यों के बीच तेइकोकु नामक क्षेत्र को नियंत्रण करने पर एक महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ था। दैत्य सम्राट ने एक प्रबल सेना का नेतृत्व किया था, मानव भूमि पर जबरदस्ती हमला करना। इस गंभीर खतरे के सामने मानवों ने दूसरी दुनिया के नायकों को बुलाकर राक्षस राजा की शक्तिशाली सेनाओं का सामना करने का समाधान ढूंढा। राक्षस राजा और उनके भयानक राक्षसों ने एक दबदबा बना लिया था, लेकिन मानवता के लिए लड़ने वाले नायक भी उतने ही शक्तिशाली थे। साहसी सैनिकों ने गहन युद्धों के माध्यम से मनुष्यों के क्षेत्र से दैत्य सम्राट की सेना को बाहर निकाल दिया। इस संघर्ष के बाद मनुष्यों और दानवों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई थी। एक समझौता हो चुका था। टाकोकू की सीमा के दक्षिणी क्षेत्र को मानव जगत के रूप में चिन्हित करता है। एक ही समय में उत्तरी जंगल के परे का क्षेत्र डेमन्स और डेमी ह्यूमंस का डोमेन बन गया था। क्योंकि इस सीमा की स्थापना के बाद दोनों पक्षों में कोई महत्वपूर्ण संघर्ष नहीं हुआ है, किंतु स्थानीय कथा कहती है कि डेमन किंग और उनके अनुयायी रुक गए थे और उत्तर की ओर धकेल दिए गए थे। मानवों के प्रति गहरी दुश्मनी विकसित की थी। इस क्षेत्र में अपनी साम्राज्य स्थापित करते हुए गाड़ी के भीतर संकीर्ण थोर ने बोर्ड बनाए हुए खिड़कियों के कारण बाहर देखने की कोशिश की। लगभग 20 भारी सुरक्षित सैनिक, कुछ तो घुड़सवारी पर, गाड़ी को घेरा। थोर ने सोचा कि यदि वह भागने की कोशिश करता भी तो संभावना है कि वह जल्द ही पुनः पकड़ लिया जाएगा। उसने सोचा कि यह स्थिति कैसे उसकी इच्छा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी कि वह ड्यूक के साथ किसी भी संबंध को समाप्त करे। थोर याद करने लगे कि उन्होंने पहले ही ड्यूक के साथ अपने संबंधों को काट दिया था। उन्होंने सरकारी दफ्तरी परीक्षा भी दी और अपनी मां का उपनाम त्याग दिया। उनकी जिम्मेदारियां दस्तावेजों को व्यवस्थित करना और वस्त्रों की मरम्मत करना शामिल थी। एक भूमिका जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। बुल्गारियाई साम्राज्य में नागरिक अधिकारियों को यात्री, सैन्य अधिकारियों या सैनिक बनने की अनुमति नहीं थी। अन्य विभागों ने उसकी स्थिति को उच्च सम्मान में नहीं रखा था और उनकी वेतनमान सामान्य था। फिर भी थोर ने अपने काम में संतोष पाया। अपने जुनून और समर्पण को उसमें डालकर थोर के रसायन शास्त्र कौशल उसके कार्यस्थल में महत्वपूर्ण साबित हुए। अपने भूमिका के साथ अपनी संतुष्टि को बढ़ाना। जब वह गाड़ी में खोए हुए विचारों में बैठे थे तो उन्होंने याद किया कि वे एक जादुई तलवार की मरम्मत कर रहे थे। उन्होंने उसे संपन्न करने की उम्मीद की थी, लेकिन अब ऐसा संभावित नहीं लग रहा था। उसकी वर्तमान दुर्दशा देखते हुए, मौत की संभावना का सामना करते हुए, उन्होंने चम्मच के साथ खेलना शुरू कर दिया, जिसे एक सैनिक ने भोजन के दौरान एक बार उसे उठाया था,
थोर ने अपने रसायन शास्त्र की क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने रसायन शास्त्र पर केंद्रित होकर चम्मच को उनके हाथों में तेजी से पिघलने लगा। अपने रसायन शास्त्र का अवलंबन करते हुए थोर ने पिघले हुए चम्मच को चाकू में बदल दिया, जिसने उनकी अद्वितीय क्षमता को प्रदर्शित किया, जैसे कि धातु की सामग्री को पूर्ण आकार देना। थोर की आदेशदेही के तहत रसायन शास्त्र शुद्ध कर सकता था, मिलाकर और पदार्थों को संचालित करके एक आशावादी झलक के साथ नए आइटम बना सकता था। थोर ने एक भविष्य का विचार किया जहां वह अपनी कारखाना, जिसे खगोलशास्त्री थोर कहा जाता है, चलाएंगे। उन्होंने देखा कि उन्होंने चाकू तैयार किया था। उन्होंने तय किया कि वे इस स्थिति में अपना अंत नहीं कर सकते। गाड़ी के बाहर सवारी ने डेमन किंग की सीमा के करीब होने की घोषणा की। सभी को सतर्क रहने के लिए आग्रह करते हुए दिल्ली दरवाजा खुल गया। एक सैनिक ने थोर रिगस से संपर्क किया और उसे एक पथ पर मार्गदर्शित किया। थोर गाड़ी से बाहर चले गए। सैनिकों की कतारों के माध्यम से नेविगेट करते हुए उन्हें खुद को डेमन क्षेत्र के आश्चर्य में पाया, जहां टेकोकू से रास्ता समाप्त होता है। यह मानव दुनिया और दानव सम्राट के क्षेत्र के बीच की सीमा को चिह्नित करता था। आगे समाजदरक वन की ओर देखते हुए थोर सोच रहे थे कि क्या यह दोनों राज्यों के बीच का विभाजन था। उन्होंने सैनिकों के कमांडर से पूछा कि उनकी उसके लिए योजना क्या है, कौन उसे स्वीकार करेगा, उसे और कौन उसका हस्तांतरण जिम्मेदार होगा। इसके बारे में उनकी बातचीत हो रही थी। उनकी बातचीत के बीच जंगल से एक सस्ती आवाज आई, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। ध्यान देते हुए कमांडर ने तेजी से एक तीर को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। एक आकृति वन से निकली, एक हस्ती जिसका मजबूत मानव शरीर और एक सांड का सिर था। इस भयावह प्राणी के साथ एक छोटी लड़की थी। सैनिकों ने उन्हें अर्धमानव के रूप में पहचाना और उनकी आगमन की घोषणा की। लड़की ने सैनिकों और थोर की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जबकि प्रभावशाली सांडगोल आकारों ने उसके बगल में खड़े होकर उसका साथ दिया। इस अप्रत्याशित दृश्य का साक्षी देखते हुए थोर चकित और चौंके हुए रह गए। पहली बार एक वास्तविक मिनोटॉर को देखकर थोर जानवर की उपस्थिति से चौंक गया। उसने तब जानवरों के साथ लड़की को देखा और सोचा कि क्या वह एक एल्फ हो सकती है। सैनिक अपनी तलवारों को मजबूती से पकड़े खड़े हो गए थे। सैनिकों की चेतावनी के बावजूद थोर मिनोटॉर्स और लड़की की ओर कदम बढ़ाए। हालांकि उन्होंने उसे रुकने और इंतजार करने के लिए चिल्लाया। थोर वापस हट गया, अग्रसर होते हुए एक सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा रखते हुए। उन्होंने उन्हें देखकर खुद को बुल्गारियन साम्राज्य से थोर रिजिस के रूप में परिचय दिया। उन्होंने एक मौका खोजने की योजना बनाई, आशा करते हुए कि वे उन्हें असतर्क करेंगे। एल्फ जैसी लड़की मिनोटॉर्स के साथ डेमन किंग के क्षेत्र में थोर को गर्मजोशी से नमस्ते करती है। वह खुद को मेबल रिफ्रेन, एक एल्फ के रूप में परिचय देती है और उसने उसे सूचित किया कि वह उसकी महाराज दानव राजा की ओर से उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आई है। साथ में आए अन्य मिनोटोर ने भी उसे सम्मान दिखाया। इसे देखकर थोर आश्चर्यचकित था। उन्होंने ध्यान दिया कि वे कितने शिष्ट थे, यद्यपि यहाँ एक होस्टेज या बलि के लिए थे। थोर के पीछे के सैनिकों ने उसे चेताया, ये सुझाव देते हुए कि एक हथियार के बिना एक अर्धमानव के पास जाना एक जाल हो सकता है। हालांकि थोर सहमत नहीं थे। सहमत उनकी शिष्टाचार और मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर गार्ड्स ने थोर को मूर्ख कहकर आलोचना की और उन्होंने उसे एल्फ्रेस की क्षमताओं के बारे में चेतावनी दी, जिन्हें उनके शक्तिशाली जादू के लिए जाना जाता है, जो एक ही जादू से कई लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मिनोटॉर की सुपर ह्यूमन शक्ति का भी उल्लेख किया। लंबाई, गार्ड ये बात बल प्रदान करते हैं कि वे आसानी से किसी व्यक्ति का सिर कुचल सकते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि थॉर ऐसी महसूसियात की ओर करीब जाना चाहता था और स्थिति को पागल बताया। हालांकि थॉर गार्ड्स के अत्यधिक भय से चकित थे और उन्होंने विचार किया कि कैसे उन्होंने उसे गाड़ी में अलग कर रखा था। उनसे संवाद करने की कोशिश न करते हुए उन्होंने यह इच्छा जताई कि डीमन किंग के क्षेत्र के लोग गार्ड्स की चेतावनियों की ओर मोड़कर मेबल से सुने। वह ने अपना आभार व्यक्त किया। उसके और उसके साथियों के प्रति थोर ने खुद को बल्गारियन साम्राज्य के रेजिस के ड्यूक के सबसे बड़े बच्चे के रूप में परिचय दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सम्राट के आदेशों के तहत मेबल के साथ संगत करेंगे। माफी मांगते हुए उसने पूछा कि क्या वह उसे डेमन किंग के क्षेत्र के दिशा निर्देश दे सकती है। मेबल ने कुछ भी न कहते हुए थोर की ओर बढ़ने का जवाब दिया। इससे उन्हें असहज महसूस हुआ। जैसे जैसे वह नजदीक आई, उसने तीव्र ढंग से बात की और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह पहली बार था जब उन्हें साम्राज्य से इतनी शिष्ट भेंट मिली। मेबल ने थोर को सूचित किया कि डीमन किंग का क्षेत्र उत्तर की ओर है और उसने अपना आभार व्यक्त किया। थोर ने उनके सहयोग की अपेक्षा कहकर जवाब दिया। गार्डों में से एक ने थोर से कहा कि वह संदेशवाहक द्वारा सौंपे गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें, जिसने उन्हें थोड़ा भ्रमित किया। फिर भी उसने मेबल को कागज दिया, जिन्होंने इसे हस्ताक्षर करने का प्रवेश किया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि यह डाकिये के वितरण को समाप्त करता है और समझाया कि वह जंगल में जारी रखेगी। उसने जंगल में चलने की कठिनाई को स्वीकार किया और कहा कि उसने किसी की मदद के लिए व्यवस्था की थी, जो थी थोर। यदि आवश्यक हो तो मिनोटॉर्स व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। मिनोटॉर्स के इस इशारे को देखकर सिपाहियों ने तेजी से वापसी की। जैसे ही वे भाग गए, मेबल ने उम्मीद की कि बुल्गारियन साम्राज्य और डेमन किंग क्षेत्र के बीच की समझौता बनी रहेगी। सैनिकों की वापसी को देखते हुए थोर थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। मेबल ने थोर की डर की कमी का पता लगाया और उसने सीधे पूछा कि क्या कुछ गलत था या वह अनुभव कर रहा था। अस्वस्थ, मेबल ने थोर से कहा कि वह डीमन किंग के क्षेत्र और मानव के बीच जादुई शक्ति में अंतर के कारण बीमार महसूस कर सकते हैं। दुनिया, ये प्रकटीकरण ने थोर को आश्चर्यचकित कर दिया और उसने मेबल से डेमन किंग क्षेत्र में डार्कनेस के जादुई शक्ति की मजबूती के बारे में सवाल किया। मेबल ने पुष्टि की कि अंधकार की असाधारण शक्ति वास्तव में वहां मजबूत थी। मेबल ने यह भी पूछा कि क्या मानव साम्राज्य में प्रकाश की एक प्रमुख मैजिकल शक्ति थी। थोर ने समझाया कि ताइकू साम्राज्य में आग और पृथ्वी की अद्भुत शक्ति सशक्त थी। आग ने दुश्मनों को जलाने की शक्ति का प्रतिष्ठापन किया, जबकि पृथ्वी ने अटूट स्टील की तरह अटल शक्ति का संकेत दिया। वह ने पुष्टि की कि मानव लोक में प्रकाश की एक प्रमुख जादुई शक्ति थी, जैसा कि थोर ने परिलक्षित किया।
उन्होंने यह समझा कि उनकी क्षमताओं का जागृत होना इस धरती की अंधकार की जादुई शक्ति को सोखने के कारण हुआ था। उन्होंने उल्लेख किया कि मानव धरातल में प्रकाश दिन में जादुई शक्ति मजबूत थी, जबकि रात में जादुई शक्ति कमजोर थी। उलटा अंधकार की जादुई शक्ति डीमन किंग के क्षेत्र में प्रबल थी, जबकि प्रकाश जादुई शक्ति हल्की थी। जब थोर राजधानी में निवास करते थे तो वे क्रिएटिव एल्केमी की जागरण को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त अंधकार जादू इकट्ठा नहीं कर सके। इस जागरण की आवश्यकता थी कि वह सभी 6 विशेषताओं की जादुई शक्ति का स्वामी हो: प्रकाश, अंधकार, पृथ्वी, जल, पानी, आग और हवा। हालांकि डीमन किंग के क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्होंने डार्क मैजिकल पावर की एक उच्च मात्रा को सोख लिया। इसने उन्हें सभी आवश्यक शर्तों से मिलने और निर्माणकारी रसायन विज्ञान को जगाने की अनुमति दी। मिनोटाजर्स उस व्यक्ति को चाहिए तो उनके साथ ले जाने के लिए तैयार थे। मिनोटाजर्स के इस इशारे को देखकर सैनिकों ने जल्दी से वापसी कर दी। जब वे भाग गए, मेबल ने आशा की कि बुल्गारियन साम्राज्य और डेमन किंग क्षेत्र के बीच समझौता बनाए रखा। सैनिकों के पीछे हटते हुए थोर थोड़ा निराश महसूस हुआ। मेबल ने थोर के डर की कमी का पता लगाया और उससे सीधे पूछा कि क्या वह डर रहा था। उसने टिप्पणी की कि यह पहली बार था जब उसने ऐसा मानव देखा जो उनसे डरता नहीं था। उन्हें थोर ने अपना डर स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह बताया कि डेमन किंग के क्षेत्र में मनुष्यों के पास एक शांति संधि थी। स्थान थोर ने प्रतिक्रिया की कि वह डर दिखाकर अशिष्ट नहीं लगना चाहते थे। उनके विचारों में उन्होंने मान्यता दी कि उनके शब्द सत्य थे, और मिनोटॉर्स ने उसे एक मेहमान के रूप में इलाज किया। जब जरूरत होती थी तब वे उसे छोटे पहाड़ों को नेविगेट करने में मदद करते थे जैसे वे चलते जा रहे थे। मेबल ने जांचा कि क्या थोर थक गया था। थोर ने इन प्राणियों और साम्राज्य के सैनिकों की दया में विशाल अंतर पर विचार किया। उसने मेबल से कहा कि वह थके नहीं है। चलते चलते उसने भीगे हुए जमीन की चुनौती को नोटिस किया, लेकिन चौंकाने वाले रूप में उसे ऊर्जावान महसूस हुआ। वह समझे कि जब से उन्होंने डीमन किंग के क्षेत्र में प्रवेश किया था तब से वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। थोर ने अपने शरीर में एक रहस्यमय और अपरिचित जादुई ऊर्जा बहते हुए अनुभव की, एक अनुभूति जिसे उसने साम्राज्य में कभी महसूस नहीं किया था। अचानक उसे एक विशेष भावना का बोध हुआ। अंधकार जादुई शक्ति का सवन और जादू की मूल विशेषताओं का पूरा करने की प्रक्रिया उनकी रसायन विज्ञान कौशल को विभिन्न शाखाओं में विकसित कर दिया था। निर्माणकारी रसायन विज्ञान, सामग्री रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, गुण रसायन शास्त्र और मूल्यांकन कौशल, जो सभी पूरी तरह जागृत हो चुके थे। एक परिवर्तन का अनुभव करते हुए थोर ने अपनी स्थिति की जांच करने के लिए एक क्षण लिया। अपनी स्थिति का अध्ययन करते हुए थोर ने पाया कि उनकी रचनात्मक रसायन शिल्प विकसित हो गई थी। उन लोगों द्वारा ही प्राप्त करने योग्य रसायन शास्त्र की शिखर योग्यता, जो सभी 6 गुणों के शक्तियों को हार्नेस कर सकते थे: लाइट, डार्कनेस, पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा। इस कौशल ने उसे उनके दिखावट, प्रभाव और सक्षमताओं की विस्तृत जानकारी का उपयोग करके समान आइटम बनाने में सक्षम बनाया। अब और नहीं, थोर का पदार्थ रसायन कौशल उन्नत हो गया था। इससे उसे अपनी जादुई ऊर्जा के माध्यम से पदार्थ उत्पन्न करने की अनुमति दी। वह तत्वों को मिलाकर नए सामग्री संश्लेषित कर सकता था, इच्छित रूपों में उन्हें ढालने के लिए इंद्रियों को विभाजित कर सकता था और उनके गुणधर्मों को मनमानी रूप से बदल देते हैं। थोर ने समझा कि उनकी क्षमताओं का यह नया संस्करण और भी खास है। अतिरिक्त रसायन विद्या कौशल उभार में आया, जिसने उन्हें एक पदार्थ में वांछित विशेषताओं को डालने की अनुमति दी। उसके पास कितने अंक जोड़ सकते थे, यह लक्ष्य सामग्री पर निर्भर करता था। इसके अलावा उसकी मूल्यांकन कुशलता कौशल ने उसे विस्तार, सामग्री और वस्तुओं के प्रभावों को विवरण के रूप में पहचानने और रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाया। जब वह अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं की समीक्षा कर रहा था, थोर ने अपनी नई प्राप्त उस्तादी पर विचार किया। उसने सोचा कि वह कैसे जादुई ऊर्जा से पदार्थ बनाने में कुशल हो गया था और ऐसे अद्भुत कौशलों के अस्तित्व पर आश्चर्य किया। थोर ने अपने नए प्राप्त कौशलों की प्रामाणिकता पर विचार किया। वे अत्यधिक सुविधाजनक प्रतीत हुए, लेकिन वह अभी भी निर्धारित कर रहे थे कि क्या वे सचमुच अच्छे थे। अपनी स्थिति की जांच करते समय उन्होंने समझा कि उनका ध्यान रचनात्मक रसायन विज्ञान का विकास करने में था। हो सकता है कि इसलिए उन्हें युद्ध संबंधी कौशल की जरूरत पड़ी। जब वे रास्ते में थे, थोर, मेबल और मिनोटॉर्स ने कठिन भूभाग में भिड़ंत की। मिनोटॉर्स में से एक ने मेबल को सतर्क रहने की सलाह दी। चेतावनी के लिए आभारी मेबल ने उनका धन्यवाद किया। हालांकि वह किसी चीज पर फिसल गई और अपना संतुलन खोने लगी। तेजी से कार्य करते हुए थोर ने उसके बांध को पकड़ा ताकि वह गिरने से बच सके। दुर्भाग्यवश वह गिर पड़ी। दुर्भाग्यवश प्रक्रिया में उसका हाथ टूट गया और जमीन पर गिर गया। मेबल और थोर दोनों इसे देखकर चिंतित हो गए। मिनोटार ने पेंडेंट वापस ले लिया, समझाते हुए कि यह एक पेड़ की डाल पर फंस गया था। मेबल ने पेंडेंट के लिए माफी मांगते हुए सभी को आश्वस्त किया कि यह ठीक था, क्योंकि चेन पहले से ही क्षतिग्रस्त था। मिनोटॉर ने इस बात का उल्लेख किया कि कला मेबल की मां की थी, इसलिए इसमें भावनात्मक मूल्य था। हाथों में स्नेहपूर्वक पकड़कर मेबल इसे प्यार से देख रही थी और मिनोटॉर को यह आश्वस्त कर रही थी कि सब ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चिंता न करो, थोर ने सुझाव दिया कि यदि यह टूटा हुआ चेन है तो वह इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। उसने उल्लेख किया कि उसने पहले कई बार ऐसी चीजें ठीक की थीं। मेबल इस प्रस्ताव से हैरान थी और उन्होंने पूछा कि क्या थोर शिल्पकारी में भी कुशल थे। बुल्गारिया साम्राज्य में थोर खुद को एक रसायन ज्ञानी कह नहीं सकते थे। भूतकाल में थोर का प्रमुख काम अपने रसायन विद्या का उपयोग करके वस्त्रों को ठीक करना था। उसे कभी भी एक रसायनशाला कार्यशाला खोलने या ऐसे काम के लिए किसी भी अनुरोध प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। हालांकि डीमन किंग के क्षेत्र में रसायन शास्त्री बनना रोचक लगा। उसने मेबल के प्रश्न का जवाब देते हुए थोर ने आत्मविश्वासपूर्वक कहा कि वह वास्तव में एक रसायन शास्त्री था। उसने खुद को थोर रेजिस के रूप में परिचय दिया और अगर वह अनुमति दे तो उसका श्रृंगार ठीक करने की पेशकश की। मिनोटॉर और मेबल इसे सुनकर हैरान और थोड़ा सुरप्रसड़ लगे। मेबल ने थोड़ी देर संकोच की कि क्या उन्हें ऐसा अनुरोध करना ठीक होगा। विचार करते हुए कि वह मानव नहीं थी, हल्की सी मुस्कान के साथ थोर ने मेबल को आश्वस्त किया कि इसकी कोई बात नहीं और उसने उसके हाथ से पेंडेंट स्वीकार किया। मेबल संकोच कर पेंडेंट सौंप दिया। उन्होंने समझाया कि यह उनके लिए आवश्यक था क्योंकि यह उनकी मां की थी
उन्होंने विनम्रता से पूछा कि क्या थोर उसे मरम्मत कर सकते हैं। थोर समझते हुए सिर हिलाए और अपना काम शुरू किया। उसका काम अपनी रचनात्मक रसायन शास्त्र और मूल्यांकन समझ दक्षताओं का उपयोग करके उसने लॉकेट का अवलोकन किया। थोर को पता चला कि यह एक लॉकेट है जिसे जल की आत्मा ने आशीर्वाद दिया है, जिसमें जल का एक जादुई पत्थर और चेन मेटल का बना था। लॉकेट का निरीक्षण करने पर थोर ने समझा कि केवल चैन टूटा था, हालांकि कुछ अज्ञात घटक थे। वह यकीन करता था कि वह धातु में जादुई शक्ति डालकर इसे ठीक कर सकता है और उसमें जलगुण जोड़ने। उन्होंने अपनी सामग्री रसायन शास्त्र कौशल का उपयोग करके ठीक किया। थोर ने यह सोचा कि धातु पृथ्वी की जादुई शक्ति के गुणों से उत्पन्न की जा सकती है जब वह काम कर रहा था, और किसी भी उपयोगी धातु काम चला लेगा। उसने अपनी एकाग्रता केंद्रित की और उसने अपने हाथों में जादुई शक्ति को चैनल किया। हाथों से एक घोलने वाली गति का प्रतीक्षण करते हुए उसकी मेहनत ने मरम्मत को पूरा कर दिया और पेंडेंट की चेन पूरी तरह से बहाल हो गई। मिनोटॉर्स ने आश्चर्य व्यक्त किया। मेबल ने अपनी हैरानी साझा की कि केवल जादुई शक्ति का उपयोग करके कैसे कुछ इतना सुंदर बनाया जा सकता है, और फिर भी थोर का परिणाम देखकर चौंक गया। उन्होंने यह सोचा कि सभी कितने आश्चर्यचकित थे, स्वयं को शामिल करते हुए। यह आश्चर्यजनक था कि उसने केवल जादुई शक्ति का उपयोग करके एक सामग्री तैयार की। थोर ने इस उपलब्धि को रचनात्मक रसायन शास्त्र की शक्ति को समर्पित किया। उन्होंने मेबल को ठीक की हुई पेंडेंट सौंपी, सतर्क करते हुए कि यह एक जल्दीबाजी की मरम्मत है, इसलिए कुछ कमजोरियां हो सकती हैं और वह बाद में एक पेशेवर कलाकार से विस्तृत निरीक्षण के लिए परामर्श करनी चाहिए। मेबल ने लॉकेट लिया, उसे अपने हाथों में एक आश्चर्यचकित दृष्टि के साथ पकड़ा। थोर ने उसकी प्रतिक्रिया का ध्यान दिया और मजाकिया ढंग से उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। अत्यधिक प्रसन्न और उत्साहित मेबल ने उसकी मां की पेंडेंट को ठीक करने के लिए थोर को अपनी हृदय से आभार व्यक्त किया। थोर ने देखा कि मरम्मत की गई चेन बिना किसी जोड़ के लग रही थी और वह परिणाम से संतुष्ट था। उन्होंने उत्तर दिया कि वह खुश है कि मेबल को यह पसंद है। मेबल ने थोर की प्रशंसा की, सुझाव देते हुए कि वह एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हो सकता है। मिनोटॉर्स भी थोर की प्रशंसा में शामिल हो गए। जैसा कि उन्हें ये सराहना भरे शब्द और तारीफ सुनाई दी, थोर सोचने लगा कि यह पहली बार था जब किसी ने उनकी क्षमताओं के लिए इतना धन्यवाद किया था। थोर लोगों की यादें ताजा करने लगे। उसके पिता स्कोल समेत उन्हें पकड़ रखा। उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या वह वापस घर पर भी ऐसा ही महसूस करते थे और दूसरों की मदद करने की महत्वता समझी। थोर इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आभारी थे। वह सोच रहा था कि क्या इतिहास की पुस्तकों में उल्लिखित रसायन शास्त्री नायक काल से पहले अपने कौशल को बारीकी से समझने वाले विचारधारा के साथ जारी रखते थे। थोर ने एक नियमित रसायन शास्त्री के बारे में सुना था जो जादुई चीजें जैसे कि तलवार और ढाल बनाता था। वे भी लोगों को खुशी देने वाली चीजों का निर्माण करने का लक्ष्य रखते थे। मेबल ने दयालुतापूर्वक सुझाव दिया कि थोर उसे उसके नाम मेबल से बुला सकते हैं। साबस से। थोर ने एक विस्तृत मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया दी और उसकी मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने उसे मेबल के रूप में संबोधित किया। मेबल ने खेल कूदते हुए आंख मारी और थोर को कुशल रसायन शास्त्री कहा। थोर ने सोचा कि यही उनके नए जीवन की शुरुआत है, जैसे एक रसायन शास्त्री। एक महत्वपूर्ण यात्रा के बाद थोर को खुद को एक बग्घी में बैठा पाया। सोच रहे थे कि क्या वे डीमन किंग के क्षेत्र में पहुंच गए थे। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने दूरी में एक बहुत बड़ी घास की खलिहान को देखा। एक काफी बड़ी नदी बह रही थी, जहाज आ रहे और जा रहे थे। थोर हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि इन जहाजों को संचालित करने वाले व्यक्तियों में मनुष्य और मछली जैसी संरचनाएं थीं। जैसा कि थोर निरंतर निगरानी करते रहे, उन्होंने विभिन्न अर्धमानवों को देखा, जिसमें मत्स्य कन्याएं, मनुष्य और भेड़िया जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों का मिश्रण, और यहां तक कि भालू जैसे प्राणी भी शामिल थे। सभी कृषि गतिविधियों में सक्रिय। कैरेज में अपने सहयात्री महबूब की ओर मुड़ते हुए थोर ने देमी मानवों की विविधता के बारे में टिप्पणी की। उसने याद किया कि बुल्गारियन साम्राज्य में दैत्यराज की भूमि को अक्सर अराजकता के रूप में वर्णित किया जाता था, जहां राक्षस पशु से मुठभेड़ होना या अपहरण होने की उम्मीद थी वहां प्रवेश करने पर। हालांकि उसने यहाँ की वास्तविकता को समझा, जो उसने सुना था उससे अलग थी। अराजकता के बजाय जीवन सामान्य रूप से चलने लगा, और वास्तव में यह साम्राज्य में जीवन से भी अधिक शांत लग रहा था। थोर की जिज्ञासा के प्रतिक्रिया में मेबल ने समझाया कि ये देमी मानव अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करते हैं क्योंकि दैत्यराज की जनसंख्या अपेक्षाकृत छोटी थी, स्मॉल। उन्होंने यह भी माना कि थोर डेमन किंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कर सकते हैं। यह कथन थोर को उलझन में डालता है। जैसा कि उसे मूल रूप से इस भूमि के लिए एक बंधक के रूप में भेजा गया था, वह सोच रहा था कि मेबल उसके प्रदर्शन के बारे में क्यों बात कर रही थी, अपनी भ्रमलीला को साफ करने के लिए। थोर ने मेबल से पूछा कि क्या मानवों का डीमन किंग के क्षेत्र में पहुंचने के मामले पहले हुए थे, और उन व्यक्तियों का क्या हुआ। महबूब याद करती थी, और फिर उसने यह उल्लेख किया कि सबसे हाल का मामला 50 वर्ष पहले का था। थोर ने यहाँ आकर क्या इस घटना के बारे में सुना था, इस पर आश्चर्य हुआ। मेबल ने फिर पूछा, क्या थोर शांतिपूर्वक घर लौटने का योजना बना रहे थे। थोर ने उत्तर दिया कि उन्हें कोई विशिष्ट कार्रवाई सीमाओं की जानकारी नहीं दी गई थी। मेबल ने समझाया कि अकेले जंगल के माध्यम से साहसिक यात्रा खतरनाक हो सकती है, और उन्होंने यह साझा किया कि किसी को भेजने की पिछले प्रयासों में उनकी सूचना में वापसी हो गई थी। यह प्रकटीकरण ने थोर को आश्चर्यचकित कर दिया। डेमन किंग के क्षेत्र में साम्राज्य से आने वाले लोगों को मेहमान के रूप में माना जाता था और उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया जाता था। राज्य में वापस राज्य उन्होंने इन व्यक्तियों को बंधक और बलिदान माना, मानते हुए कि भेजे गए लोग भागने की कोशिश करेंगे। कई ने आदेशों की अनदेखी की और भाग गए, साम्राज्य को वापस रिपोर्ट करने का चयन नहीं करते। परिणाम स्वरूप उन्हें लापता माना गया। इसे साझा करने के बाद मेबल का व्यवहार थोड़ा उदास हो गया। वह प्यार भरे ढंग से थोर का हाथ पकड़ी और यह जानने की कोशिश की कि क्या वह डीमन किंग के क्षेत्र से प्रस्थान करना चाहता है। उसने व्यक्त किया कि उनके राज्य में उसकी तरह अन्य कोई रसायनजन्य नहीं था। मेबल ने थोर से ईमानदारी से मिन्नती की, उनसे विचार करने की अपील करते हुए कि वे उनके साथ रहने पर विचार करें, और यह सुनिश्चित करने का आश्वासन देते हुए कि वे उन्हें आरामदायक जीवन बिताने में मदद करेगी। पहले थोर उनके अनुरोध से हैरान थे, लेकिन फिर उसने हल्की सी मुस्कान की। उसने स्वीकार किया कि उसका प्रारंभिक उद्देश्य यहाँ आने का साम्राज्य और राक्षस राजा के क्षेत्र के बीच शांति स्थापित करने का था। फिर भी उसने गुप्त रूप से भाग जाने का विचार किया। वह ने किला पहुंचते ही एक भाग लेने की योजना बनाई थी,
लेकिन चूंकि वह अपनी चाल चलन में सीमित या प्रतिबंधित नहीं था, उसने समझा कि ऐसी योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेबल ने थोर को अपनी पहचान के रूप में एक रसायन शास्त्री को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसे उसकी धन्यवाद के कारण रसायन शास्त्र का अभ्यास करने का आनंद मिल सकता था और वह उसे निराश नहीं करने का संकल्पित था। थोर ने अपनी वचनबद्धता का व्यक्त किया कि वे अपने रहने के दौरान देमोन राजा के क्षेत्र में अपनी सर्वोत्तम कोशिशें देंगे। इसे सुनकर मेबेल खुशी से भर गई और वह थोर के प्रति अपनी कृतज्ञता का उच्चारण करते हुए अपना मुंह खोल दिया। मेबेल ने थोर से कहा कि वे लगभग 1 घंटे में डेमन कैसल पहुंच जाएंगे। उसने उसे सलाह दी कि वह आगमन पर तैयार रहे क्योंकि वह डेमन किंग के साथ एक दरबारी सभा करेगा। राजा थोर डेमन किंग के नाम सुनकर कुछ चिंतित बन गए थे। थोर को डेमन किंग के क्षेत्र में शांतिपूर्ण रूप से रहने के लिए एक सकारात्मक व्यवहार की आवश्यकता थी। जब थोर इस पर विचार कर रहे थे, वह यह सोच रहा था कि वह राक्षस राजा से किस प्रकार का स्वागत पाएगा, जबकि अब तक मेबल और मिनोटॉर्स बहुत स्वागत कर चुके थे। अब तक की बात थी। वे सभी अंत में दैत्य के राजा के महल पहुंच गए। जैसा कि वे प्रवेश करते थे, मिनोटॉर्स, मेबल और थोर ने मिनोटार सैनिकों और 2 सींगों वाले आदमी का स्वागत किया। थोर कुछ चिंतित थे, लेकिन उन्होंने सम्मान दिखाया। जैसे ही सींगों वाले आदमी ने बोलने की कोशिश की, मिनोटॉर सैनिकों में से एक ने डेमन किंग रुकी एवहार्ड की आगमन की घोषणा की। थोर ने अपनी दृष्टि उठाई और एक प्रवेश करते हुए छायामय आकृति देखी। अंधेरे में लिपटे एक आदमी ने थोर से संबोधित किया और पूछा, क्या वह साम्राज्य से एक मेहमान है? डेमन किंग रुकी एवहार्ड अपनी अमंगलमय उपस्थिति के साथ खुद को परिचय दिया। थोर ने खुद को बल्गेरियन साम्राज्य से एक मेहमान के रूप में थोर राहेगास के रूप में पेश किया। थोर ने डेमन किंग से मिलने की खुशी व्यक्त की। अपनी अंधेरे और भयावह उपस्थिति के साथ डेमन किंग त्वरित रूप से मुद्दे की ओर बढ़े और थोर से पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकता है। उन्होंने पूछा, क्या थोर साम्राज्य द्वारा भेजे गए थे? सुझाव दिया कि वह खास कौशल या ज्ञान रखता हो सकता है जिसे उसे देखने की जरूरत है। थोर इसे सुनकर काफी घबराए हुए थे। थोर संकोच करता था, लेकिन फिर माना कि उसे रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा मालूम था। उसके मन में उसने यह समझा कि उसे एक बंधक के रूप में नहीं देखा जा रहा था, लेकिन एक अतिथि के रूप में जिसने उन्हें कुछ समझौता शक्ति दी। उन्होंने सोचा कि अगर डेमन लॉर्ड चाहता था कि वह काम करे तो वह एक रसायनज के रूप में स्थान सुरक्षित कर सकता है। थोर के उत्तर को सुनकर राक्षस लॉर्ड हंस पड़े और उन्हें यह दिलचस्प लगा। राक्षस राजा के बगल में प्रधानमंत्री खड़े थे। कर्व प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि डेमन किंग के क्षेत्र में रसायन शास्त्री का हुनर नहीं था। कर्व जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक प्रबल राष्ट्र होंगे अगर साम्राज्य अपने एक रसायनज्ञ को बचाने के लिए तैयार होता है। थोड़ी गर्व की भावना। थोर ने उत्तर दिया कि राज्य में रसायन शास्त्रियों की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी। फिर राक्षस राजा ने थोर को सूचित किया कि वे उसके लिए कार्यशाला की तैयारी करेंगे जहां वह अपनी रुचियों का पीछा स्वतंत्रता से कर सकता था। इससे थोर चौंक गए और पूछा कि क्या डेमन किंग का मतलब था कि वह एक रसायनज्ञ के रूप में काम करेगा। डेमन किंग ने सहमत होकर कहा कि वे थोर के रासायनिक कार्य के लिए जो चाहिए वह प्रदान करेंगे। थोर ने धन्यवाद व्यक्त किया कि कारखाने के पास एक कक्ष होना सुविधाजनक होगा। राक्षस राजा ने सिर हिलाया और उन्हें यह व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। थोर ने यह भी जोड़ा कि रसायन शास्त्र को विशेष उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। बात को मानते हुए दैत्यराज ने थोर से सुझाव दिया कि वह आवश्यक वस्त्रों की सूची तैयार करें और इसे उनकी विचारणा के लिए सबमिट करें। थोर उस बात पर हैरान रहे कि दैत्यराज ने उन्हें कितनी आसानी से स्वीकार किया था। दैत्यराज ने थोर से सलाह दी कि वह अपनी रासायनिक क्षमताओं का उपयोग करके वांछित आइटम बनाए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि यदि थोर मूल्यवान या उपयोगी सृजन करते हैं तो वे डेमन किंग की जनता के लाभ के लिए सामूहिक रूप से उत्पादित किए जा सकते हैं। लोगों का जवाब। थोर ने सहमत होकर एक प्रश्न पूछा। डेमन किंग ने उसे पूछने के लिए प्रेरित किया और थोर ने पूछा कि दानव राजा इतना सहयोगी क्यों था। थोर ने अपना आभार व्यक्त किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि डेमन किंग एक साम्राज्य से आए अजनबी के लिए इतनी दूर तक क्यों जाएंगे। डेमन किंग ने थोर की बात ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने समझाया कि यह ज्ञान की खोज थी। थोर ज्ञान की खोज से भ्रमित हो गए। डेमोन किंग ने स्पष्ट किया कि मानवों और हीरोज की बुद्धि और ताकत उनकी दुनिया से एक बार राक्षसों को हरा चुके। उसने पूछा कि क्या थोर इस इतिहास के बारे में जानते हैं। दैत्यराज ने विभिन्न जनजातियों के बीच सैकड़ों वर्ष पहले हुए संघर्ष के दौरान घटित घटनाओं की व्याख्या की। मानवों ने दूसरी दुनिया से नायकों का सम्मान किया ताकि वे शक्तिशाली दैत्यों का सामना कर सकें। ये नायक अविश्वसनीय कौशल रखते थे और मानवता की ओर से लड़ते थे। वे सभी सबसे मजबूत बनने का लक्ष्य रखते थे, इसलिए डेमन भी घबरा गए। हीरो अपनी क्षमताओं और स्तरों को बढ़ाने के लिए डेमन से लड़ने के लिए तैयार थे। मानव नायक की शक्ति के प्रति जबरदस्त सम्मोहन ने धीरे धीरे लोगों को साम्राज्य सहित यह मानने के लिए प्रभावित किया कि शक्ति सर्वोच्च है। अंततः इस नायक ने दानव राजा को परास्त किया, जिसने वर्तमान स्थिति को आकार दिया। इस परिणाम स्वरूप राक्षसों को उत्तर में निर्वासित कर दिया गया। बाद में नायक ने अपनी दुनिया में समाप्ति की भावना के साथ लौटा। अब हीरो का बुलावा नहीं किया जाता है, लेकिन उनका ज्ञान और वस्त्र अभी भी बने हुए हैं, उन्हें सुनना। इस पर थोर ने पूछा, क्या यह कहानी लगभग 200 साल पुरानी है? राक्षस राजा ने उत्तर दिया कि कहानी की उम्र मायने नहीं रखती। मुद्दा। दानव राजा ने आगे कहा कि उन्होंने मानव हाथों से हारने के अनुभव से सीखने का निर्णय लिया था। उन्होंने माना कि मानवों ने उस अनुभव में दानवों को पराजित किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य संघर्ष की खोज करने वाले एक दानव राजा बनना नहीं था। उनका विश्वास था कि मानवों से सीखना जारी रखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वे उस लड़ाई में मरने वाले लोगों के बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देंगे। जैसा कि थोर ने इस जानकारी को समझा, वह समझ गए कि यह वाकई राक्षस प्रदेश की वर्तमान नीति थी। इसलिए वे बुल्गारियन साम्राज्य से मेहमानों को आमंत्रण दे रहे थे। डेमोन किंग ने दावा किया कि इस तरह के कदम उठाए बिना वे साम्राज्य की प्रगति से मेल खाते नहीं। उन्होंने इशारा किया कि थोर डेमन किंग के क्षेत्र के कारण अपने रासायनिक क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग कर सकते थे। थोर इस खुलासे से चौंके।
ये समझ गए कि डीमोन किंग के हिस्से के अंदर वह रसायन शास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले थे और उन्हें अपनी सृजनात्मकता को उजागर करने की स्वतंत्रता थी। उन्हें अपनी सृजनात्मक रसायन शास्त्र कौशल का उपयोग करके अद्भुत वस्तुओं का निर्माण करने के विचार से खुशी हुई। अंतर्मन में थॉर ने इस जगह के लिए कुछ अद्भुत बनाने का संकल्प किया। नई उम्मीद के साथ उन्होंने अपने आप को कहा कि वह अपनी रसायन शास्त्रीय प्रतिभाओं का प्रदर्शन डेमन किंग को करेगा। फिर डेमन किंग को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी रसायन शास्त्र की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की। धन्यवाद की भावना को समर्पित करते हुए थोर ने अपना काम डेमन किंग से मिले उदारता के रूप में समर्पित किया। उत्तर में दानव राजा ने थॉर की क्षमताओं में अपना विश्वास व्यक्त किया। कर्व प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया कि थॉर लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। डीमोन किंग ने सफर की थकान को मानते हुए थॉर से कुछ समय आराम करने की सलाह दी। थॉर सम्मानपूर्वक सहमत हुए। इन शब्दों के साथ दर्शकों का समापन हो गया। इस बीच सभी मिनोटोरस इकट्ठे हो गए थे, आसपास प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद डेमन किंग ने विधानसभा से संवाद किया। उन्होंने उल्लेख किया कि अब सभी लोग मौजूद थे। वे थोर रेगिस साम्राज्य से उनके नए मेहमान मिनोटोर इकाई के कमांडरों के बारे में चर्चा करेंगे। गोह आक्रमण यूनिट एंड एल्फ जादू यूनिट भी उपस्थित थे। डेमोन किंग ने उन्हें यह सुनिश्चित किया कि वे थोर के लिए कोई क्षति नहीं करेंगे और उन्हें विश्वास था कि वे इस तथ्य को पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे दोहराना चाहा। सभी उपस्थित व्यक्तियों ने अपनी सहमति व्यक्त की। जब डेमन किंग ने सभा और कमांडरों को संबोधित किया तो उन्होंने अपने लोगों के गर्व और थोर के साथ सम्मान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें बातचीत में शामिल होने, मानव दुनिया के बारे में जानने और फिर उस ज्ञान को अपने अधीनस्थों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि एल्फ मैजिक कमांडर ने एक प्रश्न उठाया, साम्राज्य के मेहमानों से सीखने के लिए क्या था? ऐसा सोचते हुए यह कथन सभी उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर गया, क्योंकि यह डेमन किंग के सामने व्यक्त करने के लिए एक अनपेक्षित दृष्टिकोण था। राजा एल्फ मैजिक कमांडर ने मुंह चढ़ाते हुए सुझाव दिया कि शायद उन्हें अपने मेहमान को साम्राज्य से डीमन किंग की भयानक शक्ति की याद दिलानी चाहिए। उन्होंने आग के दैत्यों के वंशज द्वारा नेतृत्व की गई सेनाओं को प्रदर्शित करने का विचार प्रस्तावित किया, थोर को उनके राज्य की भयावह प्रकृति पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हुए। राज्य दैत्य सम्राट का चेहरा खुश नहीं लग रहा था। एक बार दैत्य सम्राट ने सुझाव को मान्य करते हुए कहा कि यदि एल्फ यह मानता है कि दैत्य सम्राट के क्षेत्र के भयावह पहलुओं को थॉर को दिखाना जरूरी है, यह एक गलत अनुमान नहीं हो सकता है। उन्होंने इसे जोड़ते हुए कहा कि ऐसा अवसर जादू की प्रभावशाली शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। जादूगर एल्फ कमांडर ने आत्मविश्वासपूर्वक धन्यवाद किया दैत्य सम्राट को स्थिति को समझने के लिए। हालांकि दैत्य सम्राट का उत्तर अभी भी समाप्त करने की आवश्यकता थी। गुस्से में दैत्य सम्राट ने अपनी आवाज उठाई, बताया कि साम्राज्य को कम करने वाले शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर दिया कि उन्हें अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। राक्षसों और डेमी मानवों ने कैसे अपने पूर्वजों की बेपरवाही के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, जिन्होंने मनुष्यों को शक्तिशाली नहीं माना। डेमन किंग के क्रोध के प्रति भय जमा होने लगा और उसके शब्दों में वजन आ गया। डेमन किंग ने आगे बताया, ऐसे मनुष्यों की बात करते हुए जिनकी अत्यधिक शक्ति थी, कुछ तो उनकी क्षमताओं से भी अधिक। उन्होंने इशारा किया कि उनका राष्ट्र धीरे धीरे अपनी सीमा बढ़ा रहा है और अपने प्रभाव को मजबूत कर रहा है। बढ़ी हुई। क्रोधित डेमन किंग ने पूछा कि एल्फ कमांडर साम्राज्य की जनता से सीखने में असमर्थता का दावा कैसे कर सकता है जब वे इन तथ्यों के बारे में जागरूक हैं। एल्फ कमांडर उसकी गलती की गंभीरता को पहचानते हुए वह नम्रता के साथ अपनी माफी मांगी। डेमोन किंग की घोषणा मजबूत खड़ी हुई, जैसे कि उन्होंने जोर दिया कि थोर रेजिस रसायन शास्त्री उनका मान्य अतिथि था जो उन्हें सीधे रिपोर्ट करेगा। उसने आगे बताया कि अगर कर्व का थॉर की रचनाओं का मूल्यांकन स्वीकार करता है, ये नवाचार उनकी भूमि में शामिल किए जाएंगे। यह दृष्टिकोण मानव साम्राज्य से संस्कृति और तकनीकों के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए तैयार किया गया था। इकट्ठे हुए कमांडर और व्यक्तियों ने सहमति जताई। डेमन किंग के दृष्टिकोण के साथ खुद को समन्वित करते हुए कर्व ने दोहराया कि सभी अच्छी तरह से डेमन किंग के निर्देशों को समझते हैं। हालांकि थोर रेगास की साम्राज्य में उत्पत्ति देखते हुए लोगों के बीच उसके इरादों के प्रति सतर्कता की भावना थी। डेमन किंग ने थोर को अपनी क्षमताओं का आश्वासन दिया और मेबल को उसकी देखभाल करने का कार्य सौंपा। मेबल ने खुशी खुशी कार्य स्वीकार किया। कर्व, एक बाहुबली, ने थोर को मेबल के लॉकेट की मरम्मत करने वाले के रूप में पहचाना। मेबल ने गर्व से कर्व और डेमन किंग को वह आकर्षण पेश किया। डेमन किंग ने पूछा कि क्या आकर्षण, जिसमें एक जल आत्मा का जादुई चांदी थी, उसी सामग्री का उपयोग करके बहाल हो गई थी? मेबल ने पुष्टि की। इसकी पुष्टि करते हुए कि थोर बिना किसी सामग्री के जादुई चांदी उत्पन्न कर सकते थे। कर्व ने लॉकेट का मुआयना किया और सुझाव दिया कि उसकी वास्तविकता मूल्यांकन के माध्यम से पुष्टि की जा सकती है। कर्व ने अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग करते हुए यह आकर्षण देखा। केंद्रीकरण के एक क्षण के बाद उसने अपनी आंखें खोली और मेबल से संबोधित की। उन्होंने पूछा कि क्या पेंडेंट उसकी मां की यादगार के रूप में भावनात्मक महत्व रखता है? मेबल ने इसकी पुष्टि की, यह कहते हुए कि लॉकेट से जुड़ी अद्वितीय क्षमता समय के साथ गायब हो जानी चाहिए थी। कर्व ने अनुमान लगाया कि शक्ति की हानि केंद्रीय जादुई पत्थर की क्षति के कारण हो सकती है। कर्व ने पत्थर की क्षतिपूर्ति की। मेबल और अन्य सभी अर्धमानव इस अप्रत्याशित घटना से आश्चर्यचकित थे। कर्व ने स्थिर पत्थर को उठाया। उसकी आवाज गूंजती हुई जब वह अपनी अविश्वसनीयता साझा करता कि जल आत्मा पत्थर उनके वर्तमान डेमन किंग क्षेत्र में अस्थिर थोर द्वारा बहाल किया गया था। यह अविश्वसनीय प्रकटीकरण ने मेबल को हक्का बक्का कर दिया। आगे बढ़ते हुए थोर के आगमन के दो महत्वपूर्ण बिंदु उजागर किए। पहले, तत्काल मैजिकल वस्तुओं की मरम्मत करने में सक्षम एक रसायनज्ञ होने की संभावना थी। दूसरी तरफ, साम्राज्य पहले से ही कई समान स्तर के रसायनज्ञों का मालिक था। सुनने पर
इसे सुनकर डेमन किंग ने माना कि राज्य थोर को केवल किसी उद्देश्य के साथ सौंपेगा। कर्व ने यह भी जोड़ा कि इसे राज्य की धमकी के रूप में देखा जा सकता है, इसका संकेत करते हुए कि अगर उनके पास थोर जैसे एक उच्च संख्या में रसायन शास्त्री होते तो किसी भी प्रतिरोध डोमेन के खिलाफ व्यर्थ होता। स्पेन में युद्ध कमांडर इस बात का डर और चौंकाव के साथ सामना कर रहे थे। विकल्पतः कर्व ने सुझाव दिया कि वे संभावना पर विचार करें कि साम्राज्य ने थोर की प्रतिभा को पहचानने में गलती की और उसे निरस्त कर दिया। डेमन किंग ने उत्तर दिया कि मनुष्य को कम मूल्यांकन करना एक गलती होगी। जैसा कि उनके पास थोर की क्षमताओं के बारे में ज्ञान होने की संभावना थी, कर्व ने अपनी अवधारणा के लिए माफी मांगी और मनुष्यों के आसपास सतर्क रहने का संकल्प किया। फिर बातचीत ने थोर की कार्यशाला और आवास की ओर मोड़ ली। मेबल थोर की तरफ बढ़ी, यह समझते हुए कि उन्हें शायद थक गए होंगे क्योंकि वे कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। वह देरी के लिए माफी मांगी और उसे बताया कि वह उसे उसके कमरे तक ले जाने के लिए तैयार है। जब वे कमरे में प्रवेश किए, थोर ने एक सुंदर डिजाइन की गए फूलदान का ध्यान दिया। वास द्वारा आकर्षित होकर उसे देखकर मेबल ने पूछा कि क्या उसे इसमें कुछ रोचक लगा। थोर ने उल्लेख किया कि उन्हें अपने चारों ओर की हर चीज रोचक लगती है, आसपास के लोगों और उपयोग किए गए सामग्री को पसंद करें। उन्होंने सहमति दी और सुझाव दिया कि वे थोर के कमरे की व्यवस्था करके शुरू करें। अचानक उन्होंने भारी कदमों की आवाज सुनी। यह दो पहरे निकले जो सरीसृपों की तरह दिखाई देते थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें थोर की सुरक्षा के लिए भेजा था। ये मेबल को आश्चर्यचकित और चिंतित करता था। उसने देखा कि गार्डों के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसे चिंता थी क्योंकि अगर सरीसृप गार्ड अपने तीक्ष्ण नाखूनों का उपयोग करते हैं तो थोर खुद को बचा नहीं सकेगा। गार्ड के विचार से अत्यधिक हो सकता है और यह थोर को असहज बना सकता है। हालांकि थोर परेशान नहीं हुए और उन्हें अपने ऊपर नजर रखने की सहमति दी। वह इस नई जगह में सीख सकने की हर चीज के बारे में उत्साहित था। अपने उत्साह के बावजूद थोर थोड़ा चिंतित था, जिसे मेबल ने ध्यान में लिया और पूछा। थोर ने समझाया कि वह चिंतित थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी एक गिरगिट मनुष्य को नहीं देखा था। मेबल को यह रोचक लगा कि मनुष्य आमतौर पर उन्हें विभिन्न नाम देते थे, चिपकली मनुष्यों या सरीसृप पुरुषों की तरह। उन्होंने इस बात का इशारा किया कि ये चिपकली लोग मजबूत थे और उनकी रक्षा के लिए कठोर परतें थीं, इसलिए यह स्वाभाविक था कि मनुष्य उनसे आश्चर्यचकित हो। थोर ने स्पष्ट किया कि वह गार्ड्स की बात नहीं कर रहे थे, वह कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या उनकी मापकों का कपड़ा बदलते समय छिपकले लोगों पर अटक जाएगा। मेबल को इस विचार से आश्चर्य हुआ। उन्होंने जारी रखा, कहते हुए कि वे एक रसायन शास्त्री की तरह एक स्मूथ कपड़ा बना सकते हैं ताकि पंख उलझने न पाए। ये दोनों मेबल और छिपकली को भ्रमित कर दिया। सैनिक, मेबल ने थोर से पूछा, क्या वह वास्तव में उसके बारे में सोच रहे थे? थोर मुस्कान दिखाई और उन्होंने बताया कि वह यहाँ के विभिन्न जातियों के लोगों की दैनिक जीवन कैसे बिताते हैं, इसके प्रति उत्सुक थे। यह सुनकर मेबल थोर की विभिन्न जातियों की जीवन शैली के प्रति उत्सुकता से आश्चर्यचकित थी। थोर ने बताया कि दानव राजा द्वारा शासित क्षेत्र में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्राणियां थीं, जैसे कि प्रजाति और अर्धमनुष्य। इसके कारण थोर ने विश्वास किया कि प्रत्येक समूह का सामना अद्वितीय चुनौतियों से होता है। उन्होंने अपने कौशल का उपयोग करके डेमन किंग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को सुधारने में मदद करना चाहा। उन्होंने इन समस्याओं का सामना करने वाली कहानी सुनाई। उनका बड़ा सपना था दुनिया में बदलाव लाने वाली कुछ चीज बनाने का। थोर डेमन किंग के लिए काम करने का धन्यवाद भी करते थे। काम। मेबल ने सोचा कि थोर ने क्या कहा और उन्हें ईमानदार और सच्चे लगे। उसने उसके हर शब्द पर विश्वास किया। मेबल थोर की आंखों में देखकर तुरंत कह सकती थी कि उसने विभिन्न जातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं देखा। वह इस स्थान पर ड्वार्फ्स और डेमॉन्स द्वारा सामना करने वाली समस्याओं को हल करने के लिए अपने रासायनिक कौशल पर केंद्रित था। यह सब सुनकर मेबल ने सोचा कि थोर वास्तव में अद्भुत थे, इसलिए उसने उसकी सम्मान की भावना दिखाई और अपनी सहायता की पेशकश की। थोर ने अपनी सहमति और भावनाओं को व्यक्त किया, वही तरीका। माबेल ने यह समझा कि शायद वह अब डेमन किंग के इलाके के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले किसी की देखभाल की जिम्मेदारी लेने वाली है। लोग माबेल का मजाक उड़ा रहे थे, यह विश्वास करने में असमर्थ कि एक एल्फ जैसी उसके पास जादू नहीं था। किसी और ने टिप्पणी की, सुझाव देते हुए कि यह हो सकता है क्योंकि उसके पास मिश्रित मानव रक्त था, जिसे उन्होंने गंदा माना। एक और व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या वह वास्तव में उनके साथ थी। यह आहत करने वाली टिप्पणियां जारी रहीं। लोग माबेल को बेशर्म और घृणित जैसे कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे थे। इसने उन्हें दुखी और निराश कर दिया। जब लोग माबेल पर चिल्लाने लगे तो स्थिति और बढ़ गई। उसे बेकार और बिना किसी मूल्य का कहते हुए वह अधिकारिता से भरा हुआ महसूस कर रहा था। ओवरवेल्म होकर मेबल ने अचानक जोर से चिल्लाया, उन्हें रोकने की विनती करती। मेबल अचानक जागी, समझते हुए कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था। वह याद करती थी कि यह उसके बचपन का एक बार होने वाला सपना था। उसने सोचा कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब वह इन बुरी यादों को परकर सकेगी। अपने बिस्तर में बैठते हुए उसने नोटिस किया कि उसके पैर बर्फ की तरह ठंडे थे। उसकी आंखें सपने से नम थीं। मेबल चाहती थी कि वह अपने भूतपूर्व डर के साथ साथ ठंड से महसूस होने वाली संवेदनशीलता को भी दूर कर सके। उसने सोचा कि यदि थॉर ने उसे इस तरह देख लिया तो यह कितना शर्मनाक होगा। हालांकि उसने अपने सामने एक जोड़ी मोज़ें देखी, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ। मुस्कान ले आते हुए मेबल ने अपने पैरों को गर्म करने के लिए मोज़े पहन लिए। थॉर अब डेमन किंग के किले के भंडार कक्ष में प्रवेश कर चुके थे और वहां बहुत सारी अविश्वसनीय चीजों से घिरे हुए थे। उसे अपने आसपास सभी कूल चीजों को देखकर आश्चर्य और उत्साह का अनुभव हुआ। विभिन्न चीजें फर्श पर रखी गई थीं और उसे आश्चर्य हुआ कि सिर्फ वह तलवार नहीं थी जिसे वह शुरू में देख रहा था, बजाय उसने ऐसी चीजें पाई जैसे कि खराब ढाल और टूटे हुए हिस्सों वाले कवच। थॉर की उत्साह उबलने लगा और उन्होंने आनंद से चिल्लाते हुए अपने हाथ हवा में उठा दिए। वह इतना उत्साहित था कि उन्होंने डेमन किंग के किले को सर्वश्रेष्ठ स्थान घोषित कर दिया। जैसे जैसे थॉर का उत्साह बढ़ा, उसे एक अनुभूति हुई। वह अपने आप से बात करता था, समझते हुए कि दानव राजा ने उसे इस कमरे की पहुंच दयालुता से नहीं दी थी। यह एक प्रकार का पूर्व निवेश था, आशा करते हुए कि भविष्य में थॉर शैतान राजा के क्षेत्र के लिए मूल्यवान होगा।
थॉर ने जाना कि अगर वह शैतान राजा की उम्मीदों को पूरा नहीं करता तो वह यह विशेषाधिकार खो सकता है। तो इसे रोकने के लिए उसे कुछ ऐसा बनाने की जरूरत थी जो सभी को प्रभावित करे, शैतान राजा समेत। थॉर सोचने लगा कि वह क्या बना सकता है, और जब उसे एक विचार आया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। थोर खुद से सोच रहे थे कि वे अपनी परियोजना के लिए क्या उपयोग करें। क्या वह व्यावहारिक वस्त्रों का उपयोग कर सकता था? उसने एक ढाल उठाई और गोदाम की खोज की। चीजों की खोज में सामग्री के रूप में उपयुक्त लगने वाले कई वस्त्रों को थोर ने भंडार कक्ष में खोजा। उनमें से उसने किराज बाई जिसका प्रोजेक्ट है। थोर ने यह समझा कि शायद डेम लोग से नजर दिया हुआ कि तुझे पढ़ने सकते थे। वह ने किताब खोली और वहां फुटबॉल डील की तस्वीर मिली। थोर ने जो खोज की उससे उन्हें पूरी तरह आश्चर्यचकित कर दिया। किताब में उन्होंने ग्राहक समीक्षा और एक फुटबॉल डील की कीमत पाई। जैसे ही उसने किताब को पढ़ा उसे लगा कि यह बहुत अच्छी है। उसने विश्वास किया कि यह किताब शायद इस जगह पर छोड़ दी गई होगी। हालांकि एक समस्या थी, वह दूसरी दुनिया की भाषा को समझ नहीं सका। जब थोर अपने विचार व्यक्त कर रहा था तो उसने किताब का कवर देखा और अचानक कुछ महत्वपूर्ण समझा। किताब का शीर्षक उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था, उन्होंने सोचा कि क्या यह उनकी अद्वितीय क्षमता को मूल्यांकन करने के कारण था। यह कौशल थोर को विभिन्न वस्तुओं की क्षमताओं के बारे में समझने और पढ़ने में मदद करता था। शायद इसीलिए उन्हें दूसरी दुनिया की भाषा पढ़ने में सक्षम था। थोर सोच रहे थे कि ई कॉमर्स कैटलॉग शायद वस्त्रों पर महान डील्स का संग्रह होगा, और ऐसा लगता था कि ये सौदे केवल निहोन नामक स्थान के लिए ही वितरण के लिए उपलब्ध थे। उन्होंने यह जाना कि निहो उन देशों में से एक था जहां नायकों को बुलाया गया था। थोर ने यह सुनिश्चित किया कि किताब एक नायक की होगी। उन्होंने पृष्ठ पलटे और सावधानीपूर्वक पढ़ा। उनके अंदर उन्होंने स्वास्थ्य सामग्री जैसी चीजें पाई जो अन्य से असाधारण लगती थीं। दुनिया, ये वस्त्रें थके हुए कंधों, थके हुए आंखों को ठीक कर सकती हैं और यहां तक कि लोगों को बेहतर नींद दिलाते हैं। बेहतर। थोर ने जो कुछ देखा उससे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने समझा कि यही कारण हो सकता है कि बाहरी दुनिया के हीरो इतने मजबूत थे। थॉर ने विशेष चश्मों और ऑक्सीजन के विज्ञापन का ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि चश्मे दृष्टि को 20 गुना बेहतर कर सकते हैं और टैबलेट केवल 2 घंटों में 10 घंटे की नींद प्रदान कर सकता था। थोर इन वस्तुओं की शक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि क्या वे खुद समान चीजें बना सकते हैं। अचानक मेबल उनके पीछे आई, जिससे थोर थोड़ा चौंक गए। मेबल ने उसे चौंकाने के लिए त्वरित माफी मांगी और उसके लिए कुछ खाना ले आई। उन्होंने समझाया कि वह पहले ही उसे चाय देने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त की। मेबल ने थोर से मिलकर पूछा कि क्या वह किसी विषय पर केंद्रित कर रहा था। थोर ने समझाया कि वह एक ऐसी किताब देख रहे थे जो किसी दूसरी दुनिया की थी, और उन्होंने मेबल से पूछा कि क्या वह उसका स्वभाव पढ़ सकी है। मेबल ने माना कि उन्हें किसी भी शब्द की समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसी चीजें संचय कक्ष में आ जाती हैं। उसने यह भी जोड़ा कि पीढ़ियों पहले दैत्यराज ने मान लिया था कि उसके पास आने वाले वस्त्र उसके लिए सहायक हो सकते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर संग्रहित किया था। मेबल ने खुशी से कहा कि यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति अपने कमरे की सफाई नहीं करेगा। मेबल ने बताया कि वह चाय बनाने वाली थी और उन्होंने थोर को कुछ प्रस्तावित किया। उन्होंने खुशी से उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बातचीत करते समय थोर ने ध्यान दिया कि मेबल बड़े मोजे पहन रही थीं। उत्सुक रहते हुए उन्होंने उनसे उनके बारे में पूछा। मेबल ने समझाया कि वह थोड़ी संवेदनशील हैं ठंड से, और डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि यह हो सकता है क्योंकि उनके शरीर में माना प्रवाह ठीक से काम नहीं कर रहा था। थोर को ठंड पसंद थी। उत्साहित माना कि उन्होंने माना फ्लो का शब्द पहले कभी नहीं सुना। मेबल ने और अधिक स्पष्टता से समझाया कि उनके शरीर का माना संचारण अच्छा नहीं था, इसलिए वे जादू नहीं कर सकती थीं। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि एल्फ सामान्यतः अपनी मैजिकल क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। उसने विश्वास किया कि यह शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी दादी मानव थी, जिसने उसे अपने लोगों द्वारा नकार दिया गया। फिर भी मेबल ने अपनी सफाई और कामों के लिए कौशल में संतोष पाया और भाग्यशाली रूप से डेमन राज ने उसे स्वागत किया। वह थोर के साथ उसकी यात्रा की चुनौतियां साझा की। थोर अपने आंसू रोक नहीं सके और व्यक्त किया कि मेबल के लिए कितनी कठिनाई होती होगी। मेबल ने इतना अधिक साझा करने के लिए माफी मांगी और ने थोर को आश्वस्त किया कि वह अपनी जादू का उपयोग करने में असमर्थता के बारे में चिंतित नहीं थी। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनका अपनी दादी के साथ संबंध बुरा नहीं था। थोर ने पूछा कि क्या यह मतलब था कि वह शुरू से ही उससे मिलने में रुचि रखती थी। शुरुआत। मेबल ने उसके अनुमान की पुष्टि की, यह स्पष्ट करते हुए कि वह उससे मिलना चाहती थी क्योंकि उसकी मानव धरोहर थी। उसी दौड़ के रूप में उसकी दादी के साथ उसने खुशी व्यक्त की कि पहला मानव जिससे उसने मिला वह थोर था और वह दयालु था, उनकी दादी की तरह। मेबल के शब्दों को सुनकर थोर खुश महसूस कर रहे थे और उन्होंने उसे हार्दिक स्वागत किया। थोर ने यह समझा कि डेमन किंग का क्षेत्र वास्तव में अद्भुत था। वे नियमित रूप से अलग अलग देशों के लोगों को रखते थे, सिर्फ उनके और मेबल के अलावा नहीं, और उन्हें उनके कौशल का उपयोग करने वाली नौकरियां खोजने में मदद करें। उन्होंने मेबल से सुझाव दिया कि अगर वह इच्छुक हैं तो वे उसके साथ एक छोटे से प्रयोग में शामिल हों। उनके सामने 2 ढालें फर्श पर रखी गई थीं जो उनकी जांच के लिए तैयार थीं। थोर ने याद किया कि उन्होंने पुस्तक में पहले स्वास्थ्य वस्त्र देखे थे। एक था एक विशेष रिकवरी आइटम जो मेबल जैसे संवेदनशील लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। यह आइटम एक पैरों का स्नान था। थोर ने इसे दोनों पैरों के लिए जगह के साथ एक वर्गाकार टब के रूप में चित्रित किया और सामने उज्ज्वल अक्षरों के साथ उसने नाम पैरों का धोना पड़ा और फिर उसके विवरण को पढ़ने लगे। विवरण ने समझाया कि फुटबाथ में शक्तिशाली जल प्रवाह और कंपन होते हैं जो आपको गर्म रखते हैं। गर्म। यह भी उल्लेख किया गया था कि यह कैसे रक्त प्रवाह को बेहतर बना सकता है और आपके पैरों के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित कर सकता है। अंत में इसने एक आरामदायक जीवन का वादा किया। मुक्त। ठंडर थोर को उस किताब की विश्वसनीयता से काफी प्रभावित किया गया जो दूसरी दुनिया के हीरोज ने लाई थी। उन्हें लगा कि उनकी योजना के लिए उन्हें आग और हवा का जादुई पत्थर चाहिए। खुशकिस्मती से उन्हें एक पत्थर मिल गया। वह कुछ बचे हुए टूटे ढालों का उपयोग कर सकता था जो गोदाम कक्ष में थी। अग्निढाल भले ही यह ठीक से काम नहीं कर सकती थी, इसके बावजूद अभी भी हमलों को रोक सकता था और इसके क्षतिग्रस्त आंतरिक जादू कार्यों की वजह से आग उगल सकता था। इसी तरह अकार्यक्षम विंडशील्ड दुश्मन के तीरों को टाल सकता था और मजबूत हवाओं को उत्पन्न कर सकता था।
थॉर का विचार था कि इन शील्डों को कोमल कर देना और उनके जादुई पत्थर अपने प्रयोग के लिए निकाल देना। वो महसूस करता था कि यह शील्ड की जादुई संपत्तियों को पूर्ण प्रयोग करने का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण था। थॉर ने अपनी अधिकतर रसायन योग्यता का उपयोग करते हुए दोनों सुरक्षाकर्मियों पर काम किया और उन्हें कोमल कर दिया। परिणाम स्वरूप सुरक्षाकर्मी सुविधाजनक हो गए और थॉर उनसे जादुई पत्थर निकाल सकते थे। उन्होंने समझाया कि उनका इरादा फुटबॉल के लिए शील्ड बॉडी को पुनः प्रयोग करने का था। मेबल ने थॉर की मांग के अनुसार नया टब लेकर आई। थॉर ने नरम होती हुई ढाल पकड़े हुए देखकर उन्होंने अनुरोध किया। मेबल ने पूछा, क्या यह वही ढाल थी? थॉर ने उन्हें बताया कि यह उनके रासायनिक कार्य का परिणाम था और उन्होंने उस नहाने के लिए बाथ टब लाने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। मेबल ने कोमल सुरक्षा को हल्के से छुआ। प्रक्रिया के बारे में उत्सुक थॉर फिर सुझाव दिए कि वे शुरुआत करें और अपनी योजना समझाई। वह इन शील्ड सामग्री का उपयोग अन्य दुनिया के वस्तुओं की प्रतिलिपि बनाने के लिए करेगा। थॉर ने अपने ओवर एल्केमी कौशल का उपयोग करके हीरो वर्ल्ड के स्वास्थ्य उत्पादों से फुटबाथ की सत्यनिष्ठा से प्रतिलिपि की। उन्होंने अपने मार्गदर्शक के रूप में हवा में एक पूर्ण डायग्राम प्रोजेक्ट किया। उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके थॉर ने उन्हें कुशलतापूर्वक शोधित किया। उन्होंने अपने मन में उत्पाद का चित्रण किया जहां से मैजिक स्टोन से माना बहता था, और जैसे ही वह पानी में घुल गया उन्होंने पैरों के नहाने की जादुई संपत्तियों को पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया। बनाना। थॉर ने यह जाना कि हीरो की दुनिया से समान फुटबाथ की प्रतिलिपि बनाना असंभव था क्योंकि उनकी सभ्यताओं के बीच प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण अंतर थे। फिर भी उन्होंने विश्वास किया कि वे जादुई पत्थरों और माना का उपयोग करके समान कार्यक्षमता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी दुनिया का पैरों का स्नान, उसने एक उपकरण बनाने का लक्ष्य रखा जिसमें मजबूत पानी की धाराएं और सुखद कंपन होती थी जो गर्माहट प्रदान करती, रक्त संचार को बढ़ावा दें और पैरों से ठंड की अनुभूति को दूर करें। इसके अलावा थॉर ने सुनिश्चित किया कि उनकी रचना पैरों के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित कर सके, बिल्कुल जैसे मूल फुटबाथ। उसने वस्तु के लाभों की सारांश को पकड़ने का ठान लिया था जबकि उन्हें उनके तकनीकी संदर्भ में अनुकूलित किया। थॉर ने सुखद कंपन उत्पन्न करने के लिए विंड मैजिक स्टोन का उपयोग किया और आग का जादुई पत्थर गर्माहट प्रदान करने के लिए उन्होंने रसायन विज्ञान द्वारा अपनी मानसिक छवि की पुष्टि की। अपनी रचना की संभावनाओं की पुष्टि करते हुए एक रसायन जादू के झोंके में निर्माण प्रक्रिया पूरी हो गई। पैरों के स्नान के सफल परिणाम में थॉर आत्मविश्वास महसूस करता था क्योंकि वह उसे डिजाइन करता था। उसने फिर फुटबाथ के गुणों की जांच की जिसने यह खुलासा किया कि यह वास्तव में 2 सितारों की दुर्लभता दर के साथ एक फुटबाथ था। आइटम का विवरण इसकी धारण क्षमता और प्रतिरोध की जानकारी शामिल करता था। थॉर ने समाप्त फुटबाथ को मेबल को लाया। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उन्हें विश्वास है कि यह उसके पैरों की मदद करेगा। मेबल हैरान थी कि उन्होंने उत्पाद इतनी जल्दी पूरा कर दिया था। थॉर ने पुष्टि की कि उन्होंने वास्तव में इसे समाप्त कर दिया था। मेबल ने थॉर को याद दिलाया कि उन्होंने इसे बनाने की बात सिर्फ कुछ समय पहले ही कही थी और अब रासायनिक प्रक्रिया पहले से कम 10 मिनट में हो चुकी थी। उसने सोचा कि साम्राज्य में उसके जैसे अन्य रसायन शास्त्री होंगे क्या। थॉर ने माना कि वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था। जैसे कि उसके परिवार ने राज्य में उसे कारखानों में प्रवेश करने से निरुत्साहित किया था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं होने के लिए माफी मांगी। यह बताते हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य रसायनशाला को नहीं जाना, उन्होंने अपने पिता की सलाह याद की कि संयम बनाए रखें क्योंकि हर जगह समान कौशल स्तर के रसायन शास्त्री संभव हैं। वहां थॉर ने मेबल को आश्वस्त किया कहते हुए कि उन्हें विश्वास है कि उनके आसपास उनकी तरह के अन्य कई रसायन शास्त्री होंगे। मेबल को यह समाचार सुनकर चौंका दिया और वह काफी चिंतित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साम्राज्य में थॉर की क्षमताओं के समान अनेक रसायन शास्त्रियों का विचार। अपनी चिंताओं को कम करने का प्रयास करते हुए थॉर ने समझाया कि यह बड़ी बात नहीं है। उन्होंने केवल हीरो की दुनिया की किताब से एक वस्तु की प्रतिलिपि बनाई थी, मुस्कान के साथ। थॉर ने संपन्न फुटबाथ को मेबल को सौंपा, यह व्यक्त करते हुए कि उसे चाहिए। मेबल उत्तेजना और अविश्वास से भर गई थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि थॉर उसे हीरोज वर्ल्ड की वस्तु की एक प्रति दे रहा है। थॉर ने मेबल को आश्वस्त किया उसे चिंता न करने के लिए कहते हुए और वह उसे फुटबाथ का सही उपयोग करने का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने उससे विनम्रता से अनुरोध किया कि वह उन्हें पानी के साथ एक स्थान की ओर ले जाए। एक पानी के फव्वारे पर पहुंचते ही थॉर ने पैरों के स्नान को उठाया और उसका उपयोग समझाया। प्रधानमंत्री को मोड़े। मौजूद होने की स्थिति में भी थॉर ने सोचा कि प्रधानमंत्री वहां क्यों थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें थॉर द्वारा बनाई गई वस्तु को देखने की उत्सुकता को नहीं रोक सके। थॉर ने सोचा कि उसके निर्माण को और अधिक लोगों द्वारा देखना अच्छा हो सकता है, मुख्य रूप से क्योंकि उन्होंने उनके सामग्री का उपयोग बिना खर्च किया था। उन्हें लगा कि यह अपने काम के लाभ समुदाय के साथ साझा करने का एक तरीका था। थॉर ने फुटबाथ के उपयोग की व्याख्या करना शुरू किया, जल जोड़ने के निर्देश से शुरू करते हुए। उसने फिर मेबल से सलाह दी कि वह आग के जादुई पत्थर में कुछ माना डाले और कुछ मिनटों का इंतजार करें। मिनट। जब मेबल इन कदमों का पालन करती थी तो उसने टब से भाप उठते हुए देखा जिससे पता चला कि यह काम कर रहा था। थॉर ने उसे सजावटी तरीके से अपने पैर फुटबाथ में रखने के लिए प्रेरित किया। मेबल धीरे धीरे अपने मोजे निकालकर अपने पैर गर्म पानी में डुबो दिए। सब जबकि थॉर और कर्व ने उसके पैरों को डुबोने पर आसपास निरीक्षण किया। मेबल तुरंत महसूस की मोमाई हुई गर्माहट। थॉर ने एक हवा में जादू का पत्थर सामने की ओर स्थित किया था, पैरों की मालिश के लाभकारी प्रभाव में योगदान देने। पैरों का स्नान। थॉर ने यह भी जोड़ा कि मेबल को विब्रेशन कार्य को सक्रिय करने के लिए फुटबाथ में भी कुछ माना डालना चाहिए। उनके निर्देशानुसार मेबल ने विंड मैजिक स्टोन में माना चैनल किया जिसके परिणाम स्वरूप टब में चौंका देने वाली कंपन का आगमन हुआ। अनपेक्षित संवेदना ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने जल्दी ही सुखद कंपनों का आनंद लिया। थॉर और कर्व खड़े होकर खुलते सीन को निरीक्षण कर रहे थे। थॉर ने समझाया कि कंपन सीधे मैजिक स्टोन के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, जबकि मेबल अपने पैर डुबोए जारी रखती है। उसने अपने आप में एक सुखद गर्माहट फैलती महसूस की। उसने अपने शरीर में एक काफी सूक्ष्म बदलाव भी देखा, जैसे कि पैर के स्नान का प्रभाव आंतरिक परिवर्तनों को उत्पन्न कर रहा था। जब वह फुटबाथ में डूबी थी तो मेबल ने अपने शरीर में एक स्वर्गीय संवेदना का अनुभव किया। उस समय
उसके अंदर एक गहरा और तीव्र परिवर्तन हो रहा था। मेबल की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करते हुए थोर ने अनुभव को एक शीतल प्रदेश में एक गर्म स्प्रिंग में डूबने के समान माना। वह फुटबाथ के प्रभाव की तुलना सूखी धरती के प्यास पानी से बुझाने से की। मेबल की सर्दी के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावी रूप से दूर करता हुआ कर्व को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने मेबल की स्थिति के बारे में पूछा। हालांकि थकान महसूस करते हुए भी मेबल ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। उसने समझाया कि उसके शरीर की माना ने सही तरीके से परिसंचारण शुरू कर दिया था, जिससे उसकी सुधारी हुई स्थिति में योगदान दिया। कर्व ने सोच विचार किया कि क्या अदर वर्ल्ड के स्वस्थ सामान ने थोर द्वारा तैयार किए गए फुटबाथ को प्रेरित किया। थोर ने पुष्टि की कि फुटबाथ वास्तव में हीरोज वर्ल्ड के फिट सामान से प्रेरित था। दुनिया कर्व ने नायकों की समझ की मान्यता की, लेकिन उन्होंने यह बताया कि नायकों के ऐसे वस्तुओं का स्वास्थ्य हेतु उपयोग करने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वह सुझाव देते हैं स्वस्थ सामान यानी एक सादा थकान राहत कार्य सवाल उठाता है कि यह मेबल की माना को कैसे प्रभावित करेगा। थोर थोड़ा चकित टिप्पणियां करता है कि फुटबाथ निस्संदेह हीरो की वस्तुओं में से एक है। वह कर्व को स्थिति को सावधानी पूर्वक विचार करने की प्रेरणा देता है और उसे याद दिलाता है कि नायकों में विशाल माना और कौशल होते हैं। थोर बल देते हैं कि उनके अधिकार हो सकता है कि केवल स्वास्थ्य संबंधी वस्त्राणी के आगे बढ़े, जिससे कर्व को प्रश्न करने की प्रेरणा मिलती है कि क्या उन सभी के पास स्वस्थ वस्त्राणी है। इस प्रकटीकरण को सुनकर कर्व आश्चर्यचकित हो गए और अस्वीकार करते हुए अपनी घुटनों पर गिर गए। उन्होंने उल्लेख किया कि यहां तक कि डेमन किंग के क्षेत्र के भीतर कोई भी मेबल के माना संचार को बहाल करने में सक्षम नहीं था, न तो उनके कुशल चिकित्सक। कर्व समझ नहीं पा रहा था कि स्वस्थ सामग्री के रूप में चिह्नित कैसे ऐसा परिवर्तन ला सकता है। थोर ने कर्व की आश्चर्यजनक स्थिति को समझा और मान्यता दी कि जिसे वे देख रहे थे वह एक वीर के आइटम का अद्भुत प्रभाव था। उन्होंने ध्यान दिया कि नायक की दुनिया में उनकी प्रौद्योगिकी के लिए महसूस होने वाले गर्व को। हालांकि थोर ने माना कि यह उपलब्धि उनकी क्षमताओं का मात्र एक छोटा हिस्सा था। दिनों इस सब के बीच मेबल माना और उसके प्रभावों की चर्चा से भ्रमित और शोषित थी। प्रभाव मेबल ने बाध्य किया, सुझाव देते हुए कि वे चर्चा को रोक दें क्योंकि उन्हें फुटबाथ के प्रभावों के कारण अजीब महसूस होने लगा। कर्व चिंतित होकर मेबल से पूछा कि वह अभी कैसा महसूस कर रही है। मेबल ने जवाब दिया कि उन्हें लगता है कि वे अद्भुत रूप से पुनर्जीवित कर रही हैं और उन्होंने उसकी मानव प्रवाह में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया। कर्व ने फिर प्रस्ताव किया कि वह अब कुछ जादू का प्रयोग करके देखें, उसकी क्षमताओं में संभावित सुधार को ध्यान में रखते हुए। हालांकि मेबल डर और हैरानी के साथ प्रतिक्रिया करती है, जोर दे रही है कि वह जादू इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसा कि उसने कभी पहले नहीं कर पाया। हताशा महसूस करती हुई मेबल ने मान लिया कि उसने काफी समय पहले ही मैजिक का उपयोग करने की कोशिश छोड़ दी थी। हालांकि उसके अंदर एक नई दृढ़ता उठी और उसने अपनी मुट्ठ को कस के पकड़ा। थोर की तरफ देखते हुए वह मानती थी कि अब चीजें अलग होनी चाहिए। संकल्प के साथ मेबल ने अपने हाथ उठाए और एक मंत्र बोला। हवा और अंधेरे की शक्ति को आह्वान करती। सबकी चौंक देने वाली बात, उनका जादू काम किया और एक काली हवा उत्पन्न हुई और कर्व की ओर बढ़ी। हवा अचानक ताकत प्राप्त करी, जिससे वस्तुओं को उठाया और फेंका गया। मेबल उसकी जादूगरी को कार्य में देख आश्चर्य और चौंक गई। कर्व और थोर ने एक ही हैरानी बांटी, हाथ फैलाकर खड़ी। मेबल विश्वास ही नहीं कर सकी कि जादू उसके हाथों से आया था। थोर ने मेबल की खैरियत जांची, लेकिन वह अपने विचारों में खोई हुई थी, भावनाओं से भरी हुई। मेबल अचानक थोर की ओर उछाल पड़ी, उसे कसकर गले लगाती हुई, और उन्होंने अपने आभार को हृदय से धन्यवाद के साथ व्यक्त किया। यह अप्रत्याशित भावनाओं की बहार उसके बेकार और महसूस करने के वर्षों के बाद आई थी। थोर को कसकर गले लगाते हुए मेबल ने स्वीकार किया कि उनके पहले दावे झूठे थे। उसे हमेशा अपनी जादूगरी की क्षमता का उपयोग करने में असमर्थता के बारे में चिंताएं सताया करती थी। उसने बताया कि उसका गांव उसे एक ऐसे एल्फ के रूप में नीचा दिखाता रहता है जो जादू करने में असमर्थ है। उसकी आवाज कांपती हुई उसने समझाया कि अब उसकी नई प्राप्त मैजिकल क्षमता के साथ वह डेमन किंग के कारण को और अधिक प्रभावी तरीके से योगदान देने और अधिक संख्या में लोगों की मदद कर सकती थी। लोग हृदय से ली गए आलिंगन को देखते हुए कर्व ने टिप्पणी की कि थॉर परिस्थिति से थोड़ा घबराया हुआ हो सकता है। मेबल ने तत्काल अपनी पकड़ को थॉर पर छोड़ दिया। थॉर उनकी क्रियाओं के लिए माफी मांगते हुए थॉर ने मेबल को यह सुनिश्चित किया कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ उनकी माना धारा में सुधार हुआ था, और मेबल ने उत्साहपूर्वक पुष्टि की कि अब उनके पैर गर्म हो गए थे और उसे अब ठंड नहीं लगती थी। थोर ने मान्यता दी कि यह परिवर्तन वीरों के आइटम के कारण हुआ था। जब उसकी रचनाएं खुशी लाती थीं तो वह वास्तव में संतुष्ट महसूस करता था। लोगों से मेबल को फुटबाथ की गुणवत्ताओं की व्याख्या करने के लिए थोर को कर्व ने बाधा दी, जिन्होंने उन्हें यह सूचित किया कि इस वस्तु का प्रबंधन दानव राजा के क्षेत्राधिकार में आएगा। कर्व का बयान सुनकर थोर चौंक गए। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की, उल्लेख करते हुए कि उसने मेबल की पैर की समस्या के साथ मदद करने के लिए फुटबाथ बनाया। कर्व ने उत्तर दिया, मानते हुए कि अगर मेबल इसे उस उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहती है तो वह ऐसा करेगी। वह कर सकती थी। फिर भी उन्होंने बल दिया कि वस्तु में एक व्यक्ति के भीतर जादुई क्षमताओं को जगाने की संभावना थी। व्यक्ति कर्व ने एक मान्य बिंदु उठाया, थोर से अनुरोध करते हुए कि अगर वस्तु गलत हाथों में पड़ गई तो परिणाम पर विचार करें। मामले में थोड़ी सी पसंद के साथ थोर ने चुपचाप आइटम को कर्व को सौंप दिया। उन्हें समझ में आ गया कि इस समय प्रधानमंत्री के साथ बहस करना मेबल के लिए केवल मुसीबत ला सकता था। थोर ने फुटबाथ को कर्व को सौंप दिया, जो कहते हैं कि वे उचित मूल्य पर थोर से खरीदेंगे। कर्व ने सुझाव दिया कि सोने के सिक्के का उपयोग करें जो उनके क्षेत्र में मुद्रा है। यह थोर को आश्चर्यचकित करता है। वह चीजें बनाने के लिए भुगतान प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे जो उन्हें बनाना चाहिए था। यह अनपेक्षित घटना ने थोरा को पीछे ले गई। कर्व ने थोर की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसका नाम पुकारा, जिस पर थोर ने माफी मांगी। एम्पायर में यदि आपने अपनी रसायन शास्त्र की क्षमताओं का उपयोग दूसरों के लिए किया था तो भुगतान पहले से ही आपकी नियमित वेतन में शामिल था, और यह एक उच्च राशि बिल्कुल भी नहीं थी, अपने पिछले कार्यस्थल के विपरीत।
जहां थॉर को विशेष निर्देशों के अनुसार अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में प्रतिबंधित किया गया था। उसे वस्त्रों को अपनी मर्जी के अनुसार बनाने की स्वतंत्रता थी। उसकी पूर्व नौकरी में उसे पूर्व निर्धारित तरीके से वस्त्रों की मरम्मत करने के लिए बाध्य किया गया था। हालांकि इस नए वातावरण में वह अपनी पसंद की चीजों को तैयार करने और उसके प्रयासों के लिए भुगतान प्राप्त करने की संतुष्टि का आनंद ले सकता था। थोर ने एक कर्व व्यक्त किया कि अगर उसे पुरस्कार मिलना था, वह स्वर्ण सिक्कों के बजाय जादुई पत्थरों को पसंद करेंगे, क्योंकि वे उसके आगामी कार्यों के लिए अधिक प्रासंगिक थे। कर्व ने जादुई पत्थरों का उल्लेख सुनकर थोड़ा चकित हो गया। उन्होंने इसका इशारा किया कि किसी विशेष तरीके से जादुई पत्थरों का उपयोग करने में हथियार बनाने का काम शामिल हो सकता है। थॉर ने जादुई चट्टानों का उपयोग करते हुए संबंधित संसाधन प्राप्त करने का विस्तारपूर्वक विवरण देने का प्रस्ताव दिया। थॉर ने असीमित जादुई पत्थर उपयोग योजना की संकल्पना रखी। कर्व ने एक स्पष्टीकरण का अनुरोध किया और थोर ने विस्तार से बताया कि व्यवस्था किस प्रकार डेमन किंग के क्षेत्र का उपयोग करके उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं का उपयोग करेगी। वे उनसे सामग्री और जादुई पत्थर प्राप्त करेंगे। थोर ने पूछा कि क्या यह प्रस्ताव उपयुक्त लग रहा है। कर्व ने धीमी आवाज में बात की, डेमन किंग के क्षेत्र में थॉर के सामग्री का उपयोग करने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए। सभी मनुष्य नहीं थे। थोर को इस मुद्दे को समझने में मदद चाहिए थी। उसके लिए चीजों को उनका उपयोग किए बिना बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य, थॉर ने समझाया कि उन्होंने केवल इसे चाहा कि विभिन्न लोग उनकी रचनाओं का उपयोग करें और उनकी प्रतिक्रिया साझा करें। वह ऐसे वस्तुओं का निर्माण करने की इरादा रखते थे जो उनकी असुविधाओं को दूर करते, और धीरे धीरे आखिरकार उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे ऐसे उत्पाद निर्माण करेंगे जो यहां तक कि हीरोज द्वारा निर्मित उत्पादों को भी पीछे छोड़ दें। थॉर की महत्वाकांक्षाओं को सुनकर मेबल को महसूस हुआ गर्वित, जबकि कर्व अनिश्चित रहा। कर्व ने थॉर के प्रस्ताव के संबंध में डेमन किंग के साथ चर्चा करने का प्रण दिया। हालांकि जब कर्व डेमन किंग को रिपोर्ट करता है, डेमन किंग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने चिल्लाया कि मेबल की जादू का उपयोग करने की क्षमता थोर द्वारा बनाए गए एक वस्त्र की वजह से थी। कर्व सम्मान दिखाते हुए ने इसे पुष्टि की। वह बता रहे थे कि उन्होंने परिवर्तन को पहली बार देखा। डेमन किंग विस्मित थे। उन्होंने टिप्पणी की कि बावजूद उनके चिकित्सकों द्वारा वर्षों की कोशिशों के बावजूद मेबल की जादू की समस्या बनी रही। कर्व ने उन्हें बताया कि एक रसायन ने इसे एक दिन से कम समय में हल कर दिया। कर्व ने इसकी पुष्टि की और बताया कि थॉर ने मेबल को ठीक करने के लिए 2 विभिन्न प्रकार की जादू इस्तेमाल किए थे। द डेमन किंग ने समझ लिया कि कर्व ने जिस पैर के स्नान की बात की थी, उसमें आग का जादुई पत्थर पानी को गर्म कर रहा था, जबकि पवन जादुई पत्थर ने चलता फिरता पानी और बब्बल बनाया। कर्व ने इसे पुष्टि की। थॉर ने आग और हवा के जादुई पत्थरों के प्रभावों को जल में मिला दिया था। ऐसा कहते हुए डेमन किंग की अविश्वसनीयता फ्रस्ट्रेशन में बदल गई, जैसे कि उन्होंने चिल्लाकर कहा कि ऐसी बात संभव नहीं है। संभव, कर्व ने जवाब दिया कि वह किसी अन्य व्याख्या का निर्माण नहीं कर सकता। उन्होंने उल्लेख किया कि मेबल पानी के साथ एक एल्फ था। गुणधर्म, इसलिए यह समझना मना था कि जल में घुलने वाला माना उसे आसानी से अवशोषित करेगा। उन्होंने समझाया कि इस जल से माना का अवशोषण गर्माहट के लिए अग्नि माना के साथ मिलाकर और परिसंचारण के लिए वायु माना। उन्होंने अपनी ठंड संवेदनशीलता समस्या का समाधान किया और अपने आंतरिक मोनोफ्लो को बेहतर बनाया। डेमन किंग सुनने के बाद इसे समझते हुए थॉर की क्षमताओं को मान्यता दी और यह समझ लिया कि उनकी क्षमताएं उससे अधिक थीं जो वह पहले सोच रहे थे। उन्होंने सहमति जताई, यह सुझाव देते हुए कि थॉर इस दुनिया में एक अत्यधिक स्तर का रसायनज्ञ हो सकता है, शायद वही जो केवल कुछ अंगुलियों पर गिना जा सकता है। हालांकि डेमन किंग ने यह बताया कि थॉर ने केवल हीरो की दुनिया से एक वस्त्र की नकल की थी। कर्व ने इसे मान्यता दी, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि हीरो स्क्रिप्चर्स में उन स्वस्थ वस्त्रों के किसी भी बफ्स या विशेष प्रभावों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं थे। कर्व ने उल्लेख किया कि पास डाउन स्क्रिप्चर्स की पीढ़ियों में वस्तुओं के रिकॉर्ड थे जो मजबूत कर सकते थे और उपचार कर सकते थे, लेकिन वह जारी रखते हुए लड़खड़ा गया। वह खुद को एकत्रित करने और जारी रखने का व्यक्त किया, यह व्यक्त करते हुए कि उन्होंने कभी ऐसा लेख नहीं देखा था जो किसी के मानस संचारण को बढ़ा सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक रसायनविद कैसे ऐसे उद्देश्य के लिए एक साधारण गर्म पानी की टप का उपयोग करेगा। कर्व ने माना कि उनके इतिहास की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आत्मविश्वास कम हो रहा है। डेमन किंग ने भी अपनी भ्रम की अभिव्यक्ति की। फिर उन्होंने मेबल को फुटबाथ सौंपने का सुझाव दिया। यह बयान कर्व को चौंका दिया। डेमन किंग ने स्पष्ट किया कि मेबल एक प्यारी टीम सदस्य थी और वह कुछ भी नहीं लेगा जो उसे लाभदायक था। कर्व ने इसे मान्यता दी, लेकिन यह उल्लेख किया कि मेबल को थॉर में बहुत अधिक विश्वास प्रतीत होता है। उन्हें यह असामान्य लगा कि मेबल एक एल्फ, एक मानव के प्रति इतनी दया दिखा रही थी। दैत्यराज इस खुलासे से चकित हो गए थे। कर्व ने समझाया कि मेबल का गांव में जादुई क्षमता का प्रयोग नहीं करने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था। डेमन किंग के क्षेत्र में आने के बाद भी उसे दूसरों पर विश्वास करने में काफी समय लगा था। कर्व ने डेमन किंग को एक विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर यह मेबल की इच्छाओं के अनुरूप होता तो उसे थोर से विवाह करने पर विचार करना चाहिए। यह प्रस्ताव इस समझ से आया कि मेबल ने थोर के साथ एक गहरा विश्वास और संबंध विकसित किया था। कर्व ने सुझाव दिया कि यदि मेबल थॉर से विवाह करें तो यह उन्हें डेमन किंग के क्षेत्र में रहने का एक कारण दे सकता है। डेमन किंग बातचीत को सुनते रहे। कर्व ने मेबल को इसके बारे में मनाने का विचार प्रस्तुत किया। हालांकि डेमन किंग ने नोटिस को कठोरता से खारिज करते हुए गुस्से से प्रतिक्रिया की। अवधारणा, डेमन किंग खड़ा हुआ और अपनी मजबूत विरोध व्यक्त की। उन्होंने कठोरता से घोषणा की कि वे अपने प्यारे अधीनस्थ और लंबे समय के दोस्त मेबल को मारने की अनुमति नहीं देंगे। मानव द्वारा धोखा खाने के लिए राक्षस राजा ने जोर दिया कि युद्ध विराम रखने से उन्हें किसी से नीचा महसूस नहीं होता। कर्व राक्षस राजा के क्रोध को देखकर उसे कृपया शांत हो जाने का अनुरोध किया। फिर भी डेमन किंग ने कहा कि वह अब और निष्क्रिय नहीं रह सकते और उन्होंने क्रियान्वयन की अपनी उद्देश्य घोषित की। एक दृढ़ और प्राधिकारी अंदाज में डेमन किंग चलने लगे। वे घोषणा करते हैं कि वे स्वयं रसायन शास्त्री का मूल्यांकन करेंगे। थोर, रेजिस,
ड्यूक रेजिस ने अपने वाइन ग्लास से एक घूंट लिया और टिप्पणी की कि किसी अप्रतिभाशाली और अपमानजनक को इस तरह से उनका अंत होना चाहिए था। गार्ड कमांडर और बटलर रेजिस के पीछे खड़े थे। गार्ड कमांडर ने बटलर से कहा कि साम्राज्य न्यायालय से एक जादुई तलवार की मरम्मत के संबंध में एक जांच की अनुरोध थी। बटलर ने तलवार की मरम्मत के लिए ऐसे अनुरोध की आवश्यकता का प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या उनके पास वह अनुरोध था या क्या गार्ड कमांडर को कुछ याद करने की आवश्यकता हो सकती है। गार्ड कमांडर ने मैजिक स्वॉर्ड रिपेयर के अनुरोध की व्याख्या की जो उनकी महारानी उपयोग करेगी उसकी आवश्यकता थी। उन्होंने यह उल्लेख किया कि महारानी ने यह अनुरोध किया था कि इसे नायकों के समय की तरह ही ठीक किया जाए। बटलर ने इसे मान्य किया और याद किया कि वास्तव में ऐसी मरम्मत की अनुरोध थी। उन्होंने उन्हें यह आश्वस्त किया कि वे इसे तुरंत पुष्टि करेंगे। दरबान ने चिल्लाकर कहा कि उनका मतलब यह नहीं हो सकता कि मरम्मत करना असंभव है। तलवार पकड़ने वाले आदमी ने पुष्टि की कि उन्होंने इसे रसायन शास्त्री की दुकानों में ले गए थे, लेकिन उन्होंने इसे ठीक करने से इनकार कर दिया। दरबान ने गुस्से में आदमी से कहा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उनके पास जो दस्तावेज था उसने यह संकेत दिया कि मरम्मत पहले से ही 80% पूरी हो चुकी थी। आदमी ने जवाब दिया कि उनके कर्मचारियों में से एक गुप्त रूप से तलवार को ठीक करने पर काम कर रहा था। यह बटलर को आश्चर्यचकित कर दिया। आदमी ने समझाया कि उनके विभाग का बजट हर साल घटाया जाता है, तो उन्होंने जितना संभव था उत्तम काम करने की कोशिश की बिना पैसा खर्च किए। बटलर ने कर्मचारी का नाम पूछा जो इसे ठीक कर रहा था। व्यक्ति ने उसे सूचित किया कि कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सुनकर बटलर ने क्रोधित होकर यह बताया कि आदमी ऐसे सक्षम व्यक्ति को छोड़ने के लिए मूर्ख था, खासकर जब उसे मानव संसाधनों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी थी। उस व्यक्ति ने स्पष्ट किया कि उसने उस व्यक्ति को जाने नहीं दिया। बटलर ने उसे बीच में रोका और व्यक्ति का नाम जानने की मांग की। आदमी ने खुलासा किया कि व्यक्ति का नाम थोर कन्ना था। बटलर ने पूछा, क्या कन्ना थोर व्यक्ति की मां का कन्याधन था? बटलर ने हैरानी से जाना कि चूंकि थोर ने ड्यूक के घराने में वापसी की थी, अब उसका नाम थोर रेगिस होना चाहिए। बटलर ने थोर की स्थिति को काफी रोचक पाया। उस आदमी ने समझाया कि थोर ने प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्मता से जांच की और जरूरत पड़ने पर उन्हें मरम्मत की। बटलर ने आश्चर्य व्यक्त किया। इसके बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट उल्लेखित नहीं की गई थी। आदमी ने याद दिलाया कि उनकी जानकारी के अनुसार जिसने थोर्स के कार्यों के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की थी वह ड्यूक का घराना था। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि बिना थोर रेगिस का नाम उपयोग किए ड्यूक के परिवार ने उसे अन्य नोबल्स का ध्यान न खींचते हुए अपने कामों को चुपचाप निभाने और परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया। आदमी ने यह भी जोड़ा कि थोर उस निर्देश के कारण अपने कार्यों की एक रिपोर्ट तक नहीं जमा कर सकते थे। दरबान की नाराजगी देखकर आदमी बातचीत जारी रखने की कोशिश कर रहा था, सुझाव देते हुए कि अब जब थोर ने ड्यूक के घराने में वापसी की थी हालांकि दरबान ने उसे बीच में काट दिया। ड्यूक के घराने की बात करते हुए कहा गया कि वे तलवार की सीधी मरम्मत के लिए उपलब्ध सबसे कुशल रसायन शास्त्रियों का उपयोग करेंगे। उसने आदमी से कहा कि वह उस तलवार के बारे में भूल जाए और फिर कभी उस नाम का जिक्र ना करे। फिर से निम्नलिखित 3। बटलर ने एक और दुकान का दौरा किया, स्पष्ट रूप से अपनी चिढ़ दिखा रहे थे। वहां के कर्मचारी ने उन्हें सूचित किया कि वे तलवार की मरम्मत करने में असमर्थ थे। बटलर की चिढ़ स्पष्ट थी। रसायनशाला के कर्मचारी ने पश्चाताप व्यक्त किया और माना कि यह कार्य उनकी क्षमता से परे था। बटलर ने अविश्वास के साथ उत्तर दिया, यह कहते हुए कि साम्राज्य में सबसे शीर्ष रसायन शास्त्री कार्यशाला के लिए यह अतर्कित था, तलवार को ठीक करने में असमर्थ होने पर। श्रमिक रसायन शास्त्री ने समझाया कि एक जादुई तलवार की मरम्मत करना जटिल और चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने ब्लेड पर दिखाई देने वाले दरार की ओर इशारा किया और उल्लेख किया कि उन्हें इसे कैसे ठीक करना है इसका विचार नहीं किया था। उन्होंने आगे समझाया कि हालांकि शॉट्स को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया था, पर कुछ अविशेषण अभी भी किनारे पर थे। आमतौर पर एक सामान्य तलवार को मरम्मत के लिए एक लोहार के पास ले जाया जाता है। हालांकि ये एक जादुई तलवार थी, इसका अर्थ है धार के मेटल में आग और पृथ्वी के जैसे गुण होने चाहिए। इस जटिलता ने इसे ठीक करना एक चुनौतीपूर्ण काम बना दिया। कामकाजी रसायन शास्त्री ने आगे कहा, स्पष्टीकरण देते हुए कि यही था जहां रसायन शास्त्रियों की कुशलता का खेल चलता था। उन्होंने सामग्री को विभाजित किया, इसे आस पड़ोस के धातुओं के समान गुण देने के लिए बदल दिया और फिर उन्हें मिला दिया। उन्हें सुनते हुए बटलर ने सवाल उठाया कि क्यों रसायन शास्त्री कर्मचारी स्वयं इस कार्य को नहीं कर रहे थे। कर्मचारी ने उत्तर दिया कि साम्राज्य में अब उस क्षमता के साथ कोई भी नहीं बचा था। यह सुनकर कि अब कोई ऐसा कुशल व्यक्ति नहीं था, बटलर को झटका लगा। कर्मचारी ने समझाया कि ऐसे योग्य व्यक्ति युगों के समय मौजूद थे। हालांकि समय के साथ स्थितियां बदल गईं। रसायन शास्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी, उनकी संख्या घट गई थी और जादुई तलवारों को फिर से स्थापित करने की जानकारी खो गई थी। भूतकाल में झांकते हुए श्रमिक ने दोस्तों के साथ बातचीत को याद किया, जिसमें अधिक कुशल शिल्पकारों की आवश्यकता के कारण कीमती वस्त्रों को खोने की चर्चा हुई थी। जैसा कि उन्होंने तलवार को नजदीक से जांचा, उसने यह समझा कि आखिरकार किसी ने इस जादुई तलवार में दरारों की मरम्मत कर दी थी। वह आदमी सोच रहा था कि बटलर ने अभी तक उसी व्यक्ति से काम करने के लिए क्यों नहीं कहा। बटलर नोटिसबली चिंतित हो गए। कर्मचारी रसायन शास्त्री ने छूकर और जांचकर तलवार का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। उन्होंने तलवार पर किए गए असाधारण मरम्मत का प्रशंसा की। ध्यान दें कि दरारें ब्लेड के केंद्र तक बढ़ रही थीं, लेकिन वे अब प्रायः अप्रत्यक्ष हो गए थे। उन्होंने आगे देखा कि गायब टुकड़े बाकी तलवार के साथ सीमा रहित रूप से मिलाए गए थे। कर्मचारी रसायन शास्त्री ने उत्साहपूर्वक बटलर से अनुरोध किया कि वह उसे उस व्यक्ति से मिलवाएं जिसने तलवार की मरम्मत की थी। तलवार, क्योंकि उन्हें उनके कौशल से सीखना अच्छा लगेगा, चिंतित महसूस कर रहे हैं। बटलर ने यह समझ लिया कि वे स्वयं ब्लेड को ठीक नहीं कर सकते और थोर पहले ही भेज दिया गया था। बटलर की निराशा बढ़ी और उन्होंने गुस्से में तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने काफी हो गया। उन्होंने जोर दिया कि ड्यूक के घर में सिर्फ तलवार को ठीक दिखाने की जरूरत थी। श्रमिक रसायनविद ने समझा और पुष्टि की कि पूर्ण संवर्धन की आवश्यकता नहीं थी, जिससे बटलर सहमत हो गए। कर्मी ने अन्य सामग्रियों को जोड़ने की चर्चा शुरू की,
लेकिन बटलर का गुस्सा उबाल उठा और उन्होंने मेज पर अपना हाथ मारा। उनके फुरियाती हालत में बटलर उन्होंने बाध्य किया, कहते हुए कि उन्होंने सुना था कि तलवार का उपयोग अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, जिसका तात्पर्य यह था कि यदि इसका ऐसा उपयोग किया गया होता तो यह नया नया नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कर्मचारी अब भी ड्यूक के अनुरोध को ठुकरा रहे थे। बटलर की टिप्पणी सुनकर श्रमिकों ने सांस ली और समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर बटलर इस पर जोर देते हैं तो वे उसके सुझाए अनुसार आगे बढ़ेंगे। कर्मचारी ने फिर बटलर से कहा कि वे एक औपचारिक अनुरोध में कुछ विशेष लाइनों को शामिल करें, यह स्पष्ट करते हुए कि बटलर की भूमिका थी कि सब कुछ पर्याप्त रूप से दिखाई दे। लाइन्स के उल्लेख को लेकर अभी भी पहेली। बटलर ने स्पष्टीकरण की मांग की कि कर्मचारी ने समझाया कि अगर कोई आरोप उठता है तो इसे बिना किसी समस्या के पूर्ण निर्देशित किया जा सकता है। ऐसा सुनकर बटलर ने अस्वीकार करने में अनिच्छा जताई। उनका अभिव्यक्ति उनकी अनिश्चितता को दर्शाता था। मेबल ने डीमन किंग के क्षेत्र में एक चम्मच रखा और खेल खेल में थोर से अपना मुंह खोलने का अनुरोध किया। थोर ने इसे थोड़ा अजीब पाया, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके साथ मेबल ने अपना आभार व्यक्त किया। उसने यह भी उल्लेख किया कि थोर ने उसके पेंडेंट को ठीक किया था और उसे अपनी जादू का प्रयोग करने की क्षमता वापस दिलाई थी। वह किसी तरह से उसकी दयालुता का प्रतिपादन करना चाहती थी। थोर मनमानी करके मेबल द्वारा उसे प्रदान की गई खुराक का भोजन करते थे। एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ थोर ने प्रस्तावित किया कि अगर वह दैत्य सम्राट से एक और कमरा मांगता, क्या वह उसका होगा? संभव है, मेबल ने उत्तर दिया कि उसे लगता है कि यह ठीक होगा, लेकिन उस समय सभी नजदीकी कमरे व्यस्त थे, तो एक नया स्थान पाने में कुछ समय लग सकता है। थोर याद कर रहे थे कि उन्होंने सुना था कि डेमन किंग ने कोषागार को कार्यशाला में परिवर्तित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं रखी थीं। उन्होंने समझाया कि रासायनिक कार्य कभी कभी आग और रसायनों का सम्मिलित होता है, और अगर वह सतर्क नहीं होते उन्होंने अन्य दुनिया की कीमती किताबों और वहां संग्रहित सामग्री को क्षति पहुंचा सकते थे। थोर ने सोचा कि ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उन्हें एक समर्पित निर्माण सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने मेबल से सुझाव दिया कि अगर ऐसा होता तो उन्हें अलग से कमरा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय उसने प्रस्ताव दिया कि मेबल उसे किले के चारों ओर दिखा सकती है, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्र थे जिनके साथ वह परिचित नहीं था। मेबल सहमत हुई और उन्होंने उल्लेख किया कि वे थोरसामा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए महान लंबाई तक जाएंगी। हालांकि थोर ने उत्तर दिया कि मेबल को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। मेबल ने प्लेट्स उठाई और कहा कि उन्हें साफ करके और चाय लेकर वापस आने के बाद वह वापस आएंगी। उन्होंने इमारत छोड़ दी। कमरे में वह डिशेज और खुश गाने की धुन में धरने वाला विनिर्माण कक्ष में थोर ने स्वास्थ्य पुस्तक का ध्यान दिया और सोचा कि कार्यशाला स्थापित करने में मदद करने वाला एक जादुई वस्तु होना कितना उपयोगी होगा। उसने विचार किया कि भंडारण खंड में कार्यशाला बनाने में उपयोगी वस्तु हो सकती है। थोर ने याद दिलाया कि नायकों के पास भी समान आइटम थे। उन्होंने उनके नाम याद किए, स्टोरेज बॉक्स, स्किल और आइटम बॉक्स। ये बॉक्स उन्हें बिना सामान के बहुत सारी चीजों को ले जाने की अनुमति देते थे। इसके अलावा वे इन बॉक्स से कभी भी आइटम पुनः प्राप्त कर सकते थे। सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि संग्रहित सामग्री स्वचालित रूप से संगठित की गई थी। यह एक बहुत ही सुविधाजनक क्षमता बना देता है। थोर ने यह समझा कि यह नायकों के युग की एक भूली बिसरी प्रौद्योगिकी थी। वह एक संग्रहण बॉक्स बनाने के विचार में थे ताकि वे पिछले नायक की खोई हुई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने किसी नायक के बक्से में एक भंडारण बॉक्स के समान कुछ देखने की याद की। पुस्तकें। थोर ने पुस्तक के माध्यम से खोजा और एक विज्ञापन की खोज की। विज्ञापन ने एक प्रतीत होने वाले छोटे बाहरी लेकिन विशाल आंतरिक को विवरण दिया, जो कई वस्त्रों को संग्रहित और संगठित करने के लिए सही था। यह चीजों को इच्छानुसार पुनः प्राप्त करने की सुविधा को भी उजागर करता था। उत्पाद को प्रतीकात्मक व्हाइट रैबिट छोटे आकार के संग्रहण कक्ष के रूप में पेश किया गया था। थोर को इस जानकारी को पुस्तक में पाने पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह समझा कि पुस्तक में दी गई क्षमता हीरो की शक्ति के समान थी और वस्तु को एक छोटे आकार का भंडार कक्ष कहा गया था। इसे ऊंचाई में 2 मीटर, चौड़ाई में 3 मीटर और गहराई में 4 मीटर का मेटल संरचना के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें बड़े स्लाइडिंग दरवाजे थे। बाहरी रूप से देखने के बावजूद यह एक कमरा था जिसके आयाम अविश्वसनीय थे। थोर ने ध्यान दिलाया कि विवरण में इसकी टिकाऊता का उल्लेख किया गया था, यह कहते हुए कि इसमें 1000 खरगोश भी टूटे बिना समाहित हो सकते हैं। एक ऐसा माप दिखा रहे थे जो उन्होंने कभी जाना ही नहीं था। थोर उसे पढ़कर हैरान और पीछे हट गए। उन्होंने यह समझा कि भंडार स्थान मानो एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र होने जैसा था। हीरोज के पास विभिन्न प्रकार के भंडार बॉक्स थे। कुछ ऐसे अलग अलग स्थान थे जहां वे सीधे वस्तुओं को निकाल सकते थे, जबकि अन्यों ने उन्हें बैग्स का उपयोग करके चाहे जितना चाहे डालने की अनुमति दी। इस प्रतीकात्मक सफेद खरगोश की छोटे आकार की संग्रहण इस श्रेणी में आता था। थोर ने अनुमान लगाया कि नायक की दुनिया में उनका खरगोशों का संस्करण वह विशाल सिंहमुखी खरगोश हो सकता है जिनसे उन्होंने जब वे पहली बार इस दुनिया में पहुंचे थे तब मुकाबला और पराजय किया था। हालांकि यह चीज 1000 खरगोशों को संग्रहित कर सकती है और फिर भी ठीक हो सकती है। थोर ने समझा कि वह शायद इसे ठीक से पुनः नहीं बना सकता, लेकिन उसे 1000 खरगोश रखने के विचार से मोहित किया गया। उसने यह सोचकर देखने का फैसला किया। थोर ने अपनी रसायन शास्त्र शुरू की और सामने रसायन शास्त्र कौशल सक्रिय किया। उसके सामने उसने सभी आवश्यकताओं को व्यवस्थित देखा। पृथ्वी, वायु और काले मना। थोर की पृथ्वी और हवा मना स्थितियां पूरी हो गईं, लेकिन उनके पास काला माना नहीं था। थोर को चिंता हुई और उन्होंने मान्य किया कि उन्हें इसे बनाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उनके पास पर्याप्त काला माना नहीं था। उन्होंने अपने पहुंच में नहीं होने वाले काले माना के बारे में विचार किया। विशेष रूप से साम्राज्य में इसकी दुर्लभता को देखते हुए थोर को खुद को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाया। एक मजबूत अंधेरे वाली उपस्थिति वाला कोई उसके कमरे की ओर आ रहा था। जबकि थोर अभी भी किसी के पास काले माना की अधिकता होने की संभावना पर विचार कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक घोषणा मिली कि आवश्यक मात्रा का काला माना सोख लिया गया था, जिससे उन्हें वस्तु बनाने में सक्षम कर दिया। थोर इस बात से चकित थे कि यह कैसे हो सका बिना उनकी हस्तक्षेप के। हालांकि उसने दानव सम्राट की उपस्थिति का ध्यान दिया जो उसके बगल में खड़े थे। अपने आदेशपूर्ण स्वर में दानव सम्राट ने कहा कि उसे थोर के साथ बातचीत करने की आवश्यकता थी और प्रवेश की अनुमति मांगी।
थोर ने दानव सम्राट का विनम्र स्वागत किया। राजा ने उसे आश्वस्त किया कि ऐसी कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहां गुप्त रूप से पहुंचे थे। थोर ने अपनी पिछली बैठक को दानव राजा के साथ याद किया और ध्यान दिया, वह जैसा कि उम्मीद थी। डीमन किंग ने एक मजबूत गरिमा का प्रदर्शन किया। थोर ने ध्यान दिया कि डीमन किंग का परिधान, जिसमें चोगा और मुखौटा शामिल था, यह भी जादू से मोहित था। थोर ने उन शौक की प्रभावशाली शक्ति पर विचार किया। दानव सम्राट ने अपना आभार व्यक्त किया, थोर का धन्यवाद करते हुए कि मेबल फिर से जादू का उपयोग करने की क्षमता पाने में मदद की। दानव सम्राट ने मेबल के महत्व को बल दिया, उसे एक बचपन के दोस्त की तरह तुलना की, और उन्होंने थोर की सराहना की क्योंकि उन्होंने उसकी चिंताओं को सुलझाया। थोर छूने की भावना महसूस करते हुए विनम्रतापूर्वक प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वह ऐसी प्रशंसा के योग्य हैं। उन्होंने माना कि उनके आगमन के बाद मेबल ने उनकी देखभाल की थी और वह उसकी मदद करने में सक्षम होने के लिए आभारी था। राक्षस राजा ने थोर के व्यवहार को असामान्य पाया। उन्होंने यह जिक्र किया कि पिछली पीढ़ियों के डेमन किंग में साम्राज्य के लोग डर जाएंगे और अंततः छोड़ देंगे, लेकिन थोर शांत और अलग थे। राक्षस राजा इसे रोचक पाया। हालांकि उन्होंने संदेह किया कि थोर के मन में कोई योजना हो सकती है। थोर ने स्वीकार किया कि दानव सम्राट की टिप्पणी सही थी। राक्षस राजा ने चिल्लाया। थोर कुछ बनाने की साजिश कर रहा था। थोर घबरा गया और तेजी से नायक की किताब को दानव राजा को दिखा दिया, स्पष्ट करते हुए कि उनकी योजना थी किताब में उल्लिखित एक वस्तु बनाने की। उन्होंने इसका इशारा किया, संगठन जिसमें 1000 खरगोश फिट हो सकते हैं और छोटे आकार के स्टोर रूम को तोड़ नहीं सकते। थोर ने पूछा, क्या उसे इस वस्तु को बनाने और उसे कार्यशाला में बदलने की अनुमति थी? डीमन किंग चकित थे। दुनिया ने कहा कि थोर वास्तव में अजीब थे और एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या थोर ने हीरो की दुनिया से बेहतर चीजें बनाने की इरादा थी? थोर ने सहमत हुए और पुष्टि की कि वाकई यही उनका लक्ष्य था। डेमन किंग ने पूछा, क्या थोर ने अपना मन खो दिया है, यह बताते हुए कि नायक एक अधिक उन्नत दुनिया से आते हैं? थोर ने जवाब दिया कि धन्यवाद। उनके पास नायक की दुनिया से ई-कॉमर्स कैटलॉग था जो उनकी प्रयासों में मदद करने के लिए। थोर ने ई-कॉमर्स कैटलॉग में उल्लिखित नायक की दुनिया की कई वस्तुओं का उल्लेख किया, जैसे कि उसने मेबल के लिए पैरों का स्नान कराने का बनाया था। डेमन किंग ने इसे मान्यता दी। थोर ने आगे बढ़ाया, डेमन किंग के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए कि शायद हीरोज असाधारण प्राणियों की तरह हो सकते थे। हालांकि थोर ने माना कि उनके उत्पादों को बनाकर और उपयोग करके वे उनकी उन्नत प्रौद्योगिकी की कामकाज में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उसने इन अवधारणाओं को समझने की अपनी दृढ़ता व्यक्त की, और एक बार जब उसने किया, वह अपने रासायनिक कौशल को और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता था। फिर थोर ने अपनी दुकान स्थापित करने की योजना एक ध्यान आकर्षक साइन के साथ साझा की। रासायनिक की उपस्थिति का संकेत देते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए समर्पित स्थान की सुविधा का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बल दिया कि जो सारे सामान वे बनाते थे वे सभी डेमन किंग के क्षेत्र के भीतर उपयोग के लिए इरादा रखते थे। थोर ने एक विस्तृत श्रेणी के लोगों के उपयोग के लिए उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की इच्छा व्यक्त की, उनकी प्रतिक्रिया सुने और उस प्रतिक्रिया का उपयोग करके अपनी रचनाओं को और अधिक बढ़ाने। इसे सुनकर दानव राजा ने थोर से नाम से संबोधित किया। थोर ने समझा कि उन्होंने शायद बहुत ही उत्साहित हो गए और जब भी वे रसायन शास्त्र के बारे में बात करते थे उनकी दिनचर्या में आया। हालांकि दानव सम्राट ने हंसी छोड़ी और उसे रुचिकर लगा कि एक व्यक्ति जो साम्राज्य से उत्पन्न हुआ था वह हीरोज की रचनाओं को छावनी करने वाले आइटम बनाने की योजना बना रहा था। डेमन किंग ने थोर को अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने थोर की क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को मान्यता दी, जिसे डीमन किंग के रूप में जाना जाता है। राजा थोर इस समर्थन से आंसुओं में भावुक हो गया। फिर डीमन किंग ने थोर के विचार को उठाया कि छोटे आकार के संग्रहण कक्ष को बनाना और उसे अग्रसर होने की अनुमति दी, जब तक वह उसे अपनी कार्यशाला के लिए उपयोग करता है। थोर ने पूछा कि क्या वह ऐसा करने की अनुमति थी। डेमन किंग ने पुष्टि की कि यदि यह कार्यशाला के लिए उपयोग किया जाता है तो यह स्वीकार किया जाता है। फिर थोर ने डेमन किंग को एक बड़े शिला समान सामग्री प्रस्तुत की, जिसका संकेत था कि उन्होंने यह सामग्री अपने लाभ के लिए उपयोग करने का इरादा किया। दानव राजा पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि थोर संग्रहण स्थल बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दानव राजा के चौंके हुए चेहरे का निरीक्षण करते हुए थोर ने समझा कि शायद राक्षस राजा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो। थोर ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने इसे अनुमति दी थी। हालांकि राक्षस राजा ने स्पष्ट किया कि जबकि उन्होंने अनुमति दी, वह अब भी थोर के सामग्री के चयन से चकित थे। उन्होंने इन समयों के लिए ये सामग्री तैयार की थी, ढालों से प्राप्त सॉफ्ट एंड मेटल चंक्स, स्टोर रूम में संग्रहित कवच और विभिन्न धातु की वस्तुएं, क्योंकि लघु आकार का संग्रहण कक्ष धातु से निर्मित था। थोर इन धातु के टुकड़ों का उपयोग अपनी रचना के लिए करेगा। सूची ने गोदाम के आयामों को 2 मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर की चौड़ाई और 4 मीटर की ऊंचाई के रूप में वर्णित किया, चौड़ाई में और 4 मीटर गहराई में। हालांकि थोर ने यह समझा कि उन्हें इसे इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, चूंकि उसने पर्याप्त डार्क माना संचित करके एक आंतरिक भंडारण स्थान बनाने का इरादा रखा था। थोर ने रसायन विज्ञान प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। दैत्यराज ने मेबल को बुलाया, जो कमरे में चाय ला रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या थोर वास्तव में भंडार कक्ष बनाने का इरादा रखता था। मेबल ने जवाब दिया कि एक बार जब थोर अपने मन की बात पर अड़ जाता है, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। डेमन किंग ने थोर के इरादों के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। मेबल ने समझाया कि थोर वे व्यक्ति थे जो उनकी आवश्यकताओं को समझते थे। राक्षस राजा ने स्पष्टीकरण की मांग की। मेबल ने हाल ही में एक घटना को याद किया जहां वह थोर को उसके कमरे में दिखा रही थी। कमरे में, और उन्होंने ऐसे कपड़े बनाने के विचार का उल्लेख किया जो गोह के फेंकने में फंस नहीं जाएंगे। राक्षस राजा हंसा, एक मनुष्य के एक गोह की सुविधा के लिए देखभाल पर टिप्पणी करते हुए।
इस बीच थॉर अपनी रसायन विधि को सांचने में गहरी तरह से केंद्रित था। उसने आगे कहा, स्पष्ट करते हुए कि थोर बिना पक्षपात के चीजों की सच्ची सार को देख सकते थे। उन्होंने राक्षस राजा के क्षेत्र में लोगों की जरूरतों के लिए थोर की विचारशीलता को याद किया और उनकी कोशिश ऐसे वस्तुओं को बनाने की जो उन्हें मदद कर सकती। मेबल ने डीमन किंग को आश्वस्त किया कि उन्हें थॉर के इरादों पर विश्वास करना चाहिए। डेमन किंग आश्चर्यचकित रह गए थे, जबकि थोर अपनी रासायनिक प्रक्रिया में गहराई से लगे हुए थे, भंडार कंटेनर और उसके आयामों की कल्पना करते हुए। इस छवि के साथ उन्होंने मेटल के गुच्छों को एक छोटे आकार की स्टोरेज रूम में परिवर्तित किया, उनमें अंधेरे मना को सम्मिलित करके स्टोरेज स्पेस बनाया। उन्होंने पृथ्वी माना का उपयोग करके सामग्रियों को स्थिर किया, फर्श, छत और दीवारों को मजबूत किया। उन्होंने संग्रहण स्थल को विंड माना से भर दिया, इसका वातावरण सुनिश्चित करते हुए। थोर की तैयारी सभी उसके रासायनिक सामग्री के साथ पूरी हो गई थी और उसने भंडार कक्ष का निर्माण आरंभ कर दिया। थोर ने भंडार कक्ष के विभिन्न पहलुओं की कल्पना की, उसकी कठोरता, रंग, द्रव्यमान, बनावट और गंध का विचार करते हुए। सभी विवरणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रासायनिक प्रक्रिया की शुरुआत की और सफलतापूर्वक लघु आकार का संग्रहण कक्ष बनाया। उसके सामने संग्रहण स्थल था और उसने इसके गुणों जैसे कि टिकाऊता, दुर्लभता और प्रतिरोध की मूल्यांकन की। हालांकि उसने एक बनाया था, थोर ने यह समझा कि यह अभी भी नायकों के आइटम से बहुत दूर था। उन्होंने ई-कॉमर्स कैटलॉग में एक ड्रेनेज सिस्टम और कीहोल जैसी विशेषताओं का उल्लेख किया था, जिसे वह उनकी जटिल प्रकृति की वजह से अपने संस्करण में नकल नहीं कर सके। थोर ने चुपचाप माना कि उन्होंने इस परिणाम की उम्मीद की थी। यहाँ हीरो की दुनिया के आइटम्स के स्तरों में अंतर था, हालांकि वे उनकी तकनीकी उपलब्धियों को पार करने की चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध थे। थोर ने एक संवेदना के साथ घोषणा की, यह हो गया। मेबल की खुशी स्पष्ट थी जब उन्होंने थोर की उपलब्धि की प्रशंसा की, जबकि डेमन किंग को लग रहा था कि उन्होंने इस कारनामे को पूरा करने में संघर्ष कर रहा था। राक्षस राजा ने संदेह व्यक्त किया, उल्लेख करते हुए कि ऐसा एक छोटा आइटम कारखाने के रूप में पर्याप्त नहीं होगा। थोर ने जवाब दिया, राक्षस राजा को एक विचार करने के लिए आमंत्रित करते हुए। उसने पूछा कि क्या राक्षस राजा ने हीरो के स्टोरेज बॉक्स के बारे में जानता है। डेमन किंग ने अपने अनंत भंडार स्थान के ज्ञान की पुष्टि की। थोर ने समझाया कि यह छोटे आकार का भंडार कक्ष इसी तरह कार्य करता है। हालांकि यह उसका पहला प्रयास था और उन्हें इसकी प्रभावशीलता की निश्चितता नहीं थी। राक्षस राजा इस खुलासे से बहुत हैरान था। उन्होंने थोर से प्रश्न किया कि क्या साम्राज्य में नियमित रसायनशाली थे जो इस तरह स्थान को नियंत्रित कर सकते थे। थोर ने एक पल के लिए विचार किया और फिर उत्तर दिया कि वह निश्चित नहीं था कि क्या और लोग भी समान क्षमताओं के साथ हो सकते हैं। उन्होंने समझाया कि उन्हें लगता नहीं कि ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, क्योंकि साम्राज्य में काले माना की कमी थी। थोर ने समझाया कि उन्होंने केवल अपने जादू का उपयोग करके यह नहीं बना सकता था। उन्होंने भंडार कक्ष के अंदर की जांच की अनुमति डेमन राजा से मांगी। दैत्यराज ने उनकी अनुरोध को माना। थोर और मेबल भंडार कक्ष में प्रवेश किए। जब वे अंदर घुसे, उन्होंने यह महसूस किया कि यह बाहर से दिखने वाले से कहीं बड़ा था, व्यापक और विस्तृत। थोर ने कमरे की व्यापकता पर टिप्पणी की, अपनी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति करते हुए। मेबल भी समान रूप से आश्चर्यचकित थीं। यही कहकर कि इस विशाल क्षेत्र को उस छोटे बॉक्स में समाया गया था, वह उत्साहपूर्वक इधर उधर दौड़ा। मेबल ने ध्यान दिलाया कि निधि में इसका कोई समान वस्तु नहीं थी, वह हमेशा के लिए दौड़ सकती थी बिना बाधाओं के। थोर ने समझाया कि भंडार कक्ष नायक की दुनिया की अनुकरण करता है और जो उन्हें सच में आश्चर्यचकित कर रहा था वह उस दुनिया के लोगों की अद्भुत क्षमताएं थीं। मेबल ने थोर से कहा कि उनका इरादा उनकी प्रौद्योगिकी का अध्ययन करना और अंततः इसे पार करना है। थोर ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि उसके पास अभी वह उपलब्धि पाने के लिए एक लंबी यात्रा बाकी थी। उन्होंने माना कि जबकि नायकों के पास उनके भंडारण बॉक्स में असीमित संग्रहण स्थल था, उनके द्वारा बनाई गई छोटी साइज की स्टोरेज रूम की अलग असीम क्षमता थी। इस क्षमता का अंतर यह बताता है कि उनकी क्षमताएं हीरो की तुलना में अलग थीं। मेबल ने अपने दोनों हाथ उठाए और खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया। थोर ने सुझाव दिया कि अगर वे इस प्रौद्योगिकी को लागू करते, वे संग्रहण स्थलों के साथ बैग बना सकते थे। उसने पूछा कि भविष्य में क्या मेबल उसे इन बैगों की परीक्षा में मदद कर सकती थी। आश्चर्य और उत्साहित होकर मेबल ने थोर के पास आकर व्यक्त किया कि वह बस एक नौकरानी थी और यह संभावना थी कि वह एक प्रसिद्ध वस्त्र जैसा उपयोग नहीं कर सकती। थोर ने मेबल से कहा कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण है और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता मूल्यवान रही है। मूल्यवान इसलिए उसने चाहा कि वह उसके प्रोटोटाइप का परीक्षण करे। एबेल, जब वे थोर के आसपास थे, उन्हें हमेशा अचानक परिस्थितियां मिलती थीं, ऐसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बात के बहुत खुश थे और खुशी के साथ बोलते रहे कि कमरे के बाहर से कोई बोला। डीमन किंग की आवाज कमरे के अंदर की स्थिति के बारे में पूछी, लेकिन थोर ने प्रतिक्रिया नहीं की थी। थोर ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है और पहले जवाब नहीं देने के लिए माफी मांगी। फिर डेमन किंग ने कहा कि वह भी अंदर आना चाहता है। थोर ने मेबल को सूचित किया कि डेमन किंग प्रवेश करने जा रहे हैं। डेमन किंग ने समझाया कि यह स्पष्ट था कि वह प्रवेश करने चाहिए क्योंकि वह क्षेत्र के शासक थे और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। द डीमोन किंग ने गोदाम में कदम रखा और अंदर की विशालता से हैरान हुए। उन्होंने थोर की प्रशंसा की। थोर, जो कह रहे थे कि उन्हें ऐसी व्यापक जगह बनाने पर वास्तव में प्रभावित किया गया था। थोर ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया कि वे उनकी महिमा के लिए आभारी थे। डेमन राजा ने कमरे की उज्ज्वलता पर टिप्पणी की और उन्होंने इसका आकार अपने प्रदेश के अखाड़े से तुलना की जबकि वे संचयन कक्ष में थे। थोर को एक विशेष दुर्लभता के आइटम का पता चला जो स्वचालित रूप से स्थान में संग्रहित किया गया था। इसने थोर को भ्रमित किया। समय के साथ द डेमन किंग ने कुछ महसूस करना शुरू कर दिया। एक और सूचना प्रकट हुई। सभी तत्वों की पहचान के प्रतिरोध के साथ एक चोगा और मुखौटा संग्रहित किया गया था का कथन करते हुए अचानक डेमन किंग ने पहना हुआ चोगा और सामने गिर गया। थोर के लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य का पता चला। भेष नीचे से एक लंबे बालों वाली लड़की सामने आई। उसका सौंदर्य उसे मोहित कर रहा था।
थॉर को इस अप्रत्याशित प्रकट्य पर बहुत आश्चर्य हुआ। डेमन किंग की सच्ची पहचान एक लड़की, गोदाम, एक प्रकार का शेड में एक अद्वितीय विशेषता थी। जब यह कोई दुर्लभ वस्तु का पता लगाता तो यह स्वचालित रूप से उसे संगठित और संग्रहित कर लेता। उसके हाथों ने आश्चर्य से उसका चेहरा ढक लिया। इसी समय मेबल सनक में घूम रही थी। थॉर माफी मांगने और परिस्थिति की व्याख्या करने में व्यस्त थे, अपनी ईमानदारी का व्यक्त करते हुए। धीरे धीरे उन दोनों ने शांत होने का प्रबंध किया और तनावपूर्ण वातावरण आराम कर गया। महान डीमन किंग लुकवायर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कोई हानिकारक इरादे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। उसने उन्हें कृपया अपने कार्यों को बंद करने के लिए कहा। मेबल के अलावा वित्त मंत्री, उसकी सेवा में मैड्स और उसके परिवार के जैसे कुछ लोग ही डीमन किंग के रूप के बारे में जानते थे। मेबल के पास खड़े डीमन किंग ने समझाया कि उन्होंने अपनी असली शक्ल को डीमन किंग के रूप में प्रकट करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि वे साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा में कठिनाई का सामना करेंगे। शायद इसलिए उसने कड़वे की सलाह पर अमल किया और अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए एक वस्तु का उपयोग किया। खुद को एक दानव भगवान की तरह दिखा रही थी। मेबल ने यह भी जोड़ा कि लुकियर पहले से ही एक दानव राजा के लिए उपयुक्त शक्तियों का पोषण कर रहा था। हालांकि उसकी शारीरिक वृद्धि तेज हो सकती थी। लुकियर ने मेबल को आश्वस्त किया कि उसे सांत्वना की जरूरत नहीं थी। वह एक बाहरी की राय सुनना चाहती थी, इसलिए उसने थॉर की ओर मुड़ा। राजा लुकिर एवरगार्ड, थॉर से पूछा कि उसे उसके उचित रूप के बारे में क्या लगता है। थॉर ने उत्तर देने से पहले थोड़ी देर संकोच किया कि उसे लगता है कि उसने एक दैत्य के रूप की सुंदरता की गवाही दी है। इसे सुनकर दैत्य राजा लुकिर चौंक गए और आश्चर्यचकित हो गए। थोर ने समझाया कि जब उन्होंने लुकिर की उपस्थिति देखी तो उन्हें अपनी मूल्यांकन को फिर से मूल्यांकित करना पड़ा। वह साझा करते हैं कि एक रसायनशाली के रूप में उन्हें विश्वास है कि प्रभावशाली कार्यों वाले जादुई सामग्री सुंदरता की चरम सीमा थे। हालांकि लुकर को देखकर उन्होंने यह समझा कि उनके दृष्टिकोण को सुधारने की जरूरत है। उन्होंने माना कि वस्तुओं की कार्यात्मक सुंदरता की तुलना में उनकी कौशल की कमी पर शर्मिंदा होने का एहसास हुआ। राक्षस राजा प्रतिक्रिया में पूरी तरह से थोर के शब्दों से चकित और अवाक हो गया। उसने जताया कि उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि थोर क्या कह रहे थे। थोर ने अपने विचार जोरदार रूप से व्यक्त किए थे। जो कुछ भी उसके दिमाग में था वह कह रहा था, लेकिन डेमन किंग ने उसे चुप रहने के लिए कहा। और थोर एक रसायन जिसकी विशेष शक्तियां उसे लगभग अमर बनाती थीं। वह नहीं समझ सका कि डीमन किंग की तरह अपने असली आत्मा को एक मुखौटे के पीछे छिपाना कैसा होता है। जब थोर ने यह सुना तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। उसने माफी मांगी और माना कि वह भी वही बनने का बहाना कर रहा था जो वह नहीं था। उसने कबूल किया कि वह डेमन क्षेत्र में एक स्वागत अतिथि के रूप में नहीं था। बजाय इसके उसे वहां अपनी मर्जी के खिलाफ एक बंधक और बलिदान के रूप में भेजा गया था। मेबेल और डीमन किंग यह सुनकर हैरान थे। थोर ने समझाया कि उसके पिता ने उसे ऊंचा नहीं समझा और उन्होंने विश्वास किया कि उन्होंने अपने उच्च कुल को शर्मसार किया। उनके पिता ने यहां तक कहा कि उन्हें अपने आप को बलि देने के लिए कहा। उनकी बड़ाई में साम्राज्य मजबूत और शक्तिशाली होना सबसे महत्वपूर्ण था। दुर्भाग्यवश थॉर लड़ाई में अच्छे नहीं थे, जिसने उन्हें उनकी आंखों में निष्प्रयोजन बना दिया। थॉर ने भी बताया कि उनके साम्राज्य में वह कमजोर थे। लोगों ने रसायन शास्त्र को महत्वहीन समझा। ये बच्चों के लिए एक साधारण खेल की तरह था और साम्राज्य ने इसे उतनी महत्व नहीं दिया जैसा कि उन्होंने कहा था। उन्होंने रसायन शास्त्र के विपरीत तरीके से इलाज किया, मान्यता के लायक नहीं। जब दानव राजा ने यह सुना वह इसे विश्वास नहीं कर सके और चौंक कर चिल्लाए। फिर थॉर ने समझाया कि वह जब से वह डेमन क्षेत्र में पहुंचे थे उसे भाग्यशाली महसूस हुआ। वो अंत में रसायनशाली के रूप में वो कर सका जिसे उसने प्यार किया। उन्होंने उन चीजों को बनाने और दूसरों द्वारा उनका उपयोग करने की खुशी का अनुभव किया। मेबल ने थोर के शब्दों की सच्चाई पर सवाल उठाया। उसने दोहराया जो थोर ने कहा था कि साम्राज्य ने उसे डेमन टेरिटरी में नहीं एक मेहमान के रूप में बल्कि एक बलि और एक होस्टेज के रूप में भेजा था। थोर ने पुष्टि की कि जो उन्होंने कहा वह सचमुच सही था। मेबल, उनकी आंखों में स्पष्ट दुहक भरे, ने थोर के हाथों को प्यार से पकड़ा। वह भ्रमित थी। उन्हें इस परेशान करने वाले सत्य को उनके सामने क्यों प्रकट करेगा, इस पर विचार कर रहे थे। मेबल ने उल्लेख किया कि थोर के लिए शायद यह बुद्धिमानी होती कि उन्हें यह विश्वास दिलाने दें कि वह केवल साम्राज्य के एक संदेशवाहक थे। वह स्वयं को समर्थन करने वाली साम्राज्य के साथ बिना हिचकिचाए चीजें मांग सकता था। सोरे ने मेबल की टिप्पणी से सहमति दी, स्वीकार करते हुए कि वह पूरी तरह से सही थी। उसने सोचा कि क्या वह अब भी यह रहस्य बनाए रख सकता है। उसने समझाया कि अगर दानव प्रदेश के लोगों को खुलासा हो गया कि उसे वहां बलि के रूप में भेजा गया था, उनका व्यवहार उसके प्रति बदल सकता है। दुर्भाग्यवश यह साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसने यह जानकारी छुपाई रखना चाहा। थोर ने जोड़ा कि बदले में वह किसी को भी डेमन किंग का रहस्य नहीं बताएगा। यह मेबल और डेमन किंग दोनों को गहराई से प्रभावित कर गया। थोर के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने दोनों ने उस बात को समझा जिसे वह बनाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने यह माना कि डीमन किंग के रहस्य की सुरक्षा करके वह उसके रहस्य की सुरक्षा करेगी, और इस समझौते के साथ वह सुनिश्चित था कि वह उस पर विश्वास करने लगेगी। उसकी स्थिति के बावजूद दानव राजा एक युवा और छोटी लड़की थी। उसकी आत्मविश्वास की कमी थी और उसने अपनी असली खुद को अपने चोगे और मुखौटों के नीचे छिपा लिया। थोर के प्रस्ताव को सुनकर दानव सम्राट हंसी में फूट पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थोर अपना रहस्य साझा करेगा और फिर उसे उनके रहस्य के बदले में व्यापार करना चाहेगा। उसने थोर को डांटा, उससे पूछते हुए कि उसका क्या विचार था। थोर ने डीमन किंग का मजाक उड़ाया, उसे हंसने के लिए कठोर कहते हुए। डीमन किंग ने जारी रखा, कहते हुए कि जो व्यक्ति कठोर था वह थोर था। उसे याद था कि उसने उसकी रोब और मुखौटा कैसे ले लिया था, जो थोड़ा क्रूर था, लेकिन उसे लगा कि उसका अपना रहस्य प्रकट करना और भी निर्दयी था। दानव राजा ने हंसा और फिर थोर की ओर खेलने वाली निगाह डाली।
उसने यह बताया कि उसके अद्वितीय चीजों की ओर बढ़ने के तरीके के साथ उसे उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर महसूस किया। थोर ने पूछा, क्या वाकई उस पर विश्वास करती है? जिस पर डेमन किंग ने डटकर जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जोर दिया कि थोर ने अपने सीक्रेट्स का खुलासा करके उन पर अपना विश्वास दिखाया। उन्होंने जोड़ा कि अगर वह ऐसे व्यक्ति पर संदेह करती, वह दूसरों का नेतृत्व करने के लायक नहीं होती। थोर ने डीमन किंग की प्रशंसा की, कहा कि उनका मानना है कि वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। डीमन किंग ने थोर की प्रशंसा को टाल दिया, फिर थोर के चेहरे की ओर मुड़ गए। मेबल के पास और स्पष्ट रूप से अनुरोध किया कि वे चर्चा ना करें जो उन्होंने बाहर लीक किया, संकल्प के साथ। उसने जोर से घोषणा की कि थोर उनका विशेष अतिथि है साम्राज्य से, और उसने उसके प्रत्यक्ष गाइडेंस के तहत रसायन शास्त्री के रूप में काम किया। उसने जोर दिया कि मेबल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किले में हर कोई थोर को पहले की तरह संभालता है। थोर मेबल पूरी तरह सहमत हुई और थोर ने भी अपनी सहमति व्यक्त की, क्योंकि वे थे। जाने से पहले डेमन किंग ने स्पष्ट कर दिया कि थोर की और उसकी पहचान के रहस्य केवल उस स्थान के भीतर ही रखने के लिए थे। वह खेलते खेलते आंख मारी और यह साझा किया कि इस विशिष्ट स्थान पर गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोर तत्परता से इस विचार को समझा और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें भंडार घर में दूसरों से दूर खुद को खुलकर व्यक्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। दूसरों, मेबल ने योजना से सहमत होकर उद्घोषणा की। उसने अलग भंडारण कक्ष में चाय पार्टियों का आयोजन करने का सुझाव दिया। मेबल को लगा कि डेमन किंग भंडारण कक्ष में थोर से अधिक प्राकृतिक रूप से बातचीत कर सकता है। कमरे में जो उन्हें वहां चाय की पार्टियां मनाने की अनुमति देता था। दानव राजा को यह विचार अच्छा लगा और उसे मजेदार लगा। फिर थोर ने उनके लिए एक छोटा संग्रहण कक्ष बनाने का सुझाव दिया। यह विचार डेमन किंग को थोड़ा नाराज करता है और वह थोड़ी गुस्से में आ जाती है। उन्होंने थोर से पूछा कि उन्होंने क्या कहा। उसने यह स्पष्ट किया कि वह उन्हें कुछ मेहमान नवाजी देना चाहती थी। मेबल के चेहरे पर कुछ चिढ़ भी दिखाई दी, जैसा कि उसने डेमन किंग और थोर से इस जगह का आनंद लेने, आराम करने और स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा जताई। थोर ने अपनी चाय पार्टी की बैठकों के लिए साइट का उपयोग करने का सहमति दी। इसने मेबल और डेमन किंग को खुश किया। वे सबने हाथ जोड़े, जिसने उनके नए चाय पार्टी की बैठक की जगह का प्रतीक बनाया। उन्होंने इसे राज्य की चाय का समय नाम दिया। इस समय के आसपास डेमन किंग का क्षेत्र उन्नति करने लगा। हालांकि उस समय किसी को नहीं पता था। मेबल और थोर चाय पार्टी कमरे में एक मेज पर बैठे थे, जबकि वे मेज सेट कर रहे थे। थोर ने मेबल से पूछा कि वह क्या सोच रही थी। मेबल ने उत्तर दिया कि वह पहले पर चिंतन कर रही थी। उन्होंने यह बताया कि यह पहली बार था जब उन्होंने डीमन किंग को इतना स्वतंत्रता से हंसते हुए देखा था। उन्होंने समझाया कि डीमन किंग का नाम लुकैर था और उसे यह कहा गया था कि वह युवा आयु से ही अगले दानव राजा बनने के लिए संवारा गया था। मजबूत। मेबल ने यह भी जोड़ा कि पिछले डेमन किंग लुकवेर के साथ कठोर थे। पिछले डेमन किंग को एक साथ कई डेमन बीस्ट से लड़ने का कौशल था और उन्होंने लाक्वायर से भी ऐसा ही उम्मीद की। वैसा ही थोर ने शेयर किया कि यह स्थिति उसे अपने अपने घर की याद दिलाती है। उसके पिता ने चाहा था कि वह उनके पास जो युद्ध कौशल थे उस तक पहुंचे और उसकी निरंतर प्रशिक्षण दी, लेकिन उस प्रशिक्षण में कोई दया नहीं थी। उस समय थोर वास्तव में विश्वास करते थे कि वे बच नहीं सकते, इसलिए उसके पास अपने उच्च कुटुंब के घर से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोर ने मेबल से कहा कि डेमन किंग बावजूद सब कुछ अभी भी काफी शक्तिशाली था। मेबल सहमत हुई, कहते हुए कि कोई भी डेमन किंग की क्षमताओं को मैच नहीं कर सकता, खासकर जादू में। थोर सोच रहा था कि फिर वह अपनी वास्तविक आकृति क्यों छिपाती है। मेबल ने समझाया कि डीमन किंग के क्षेत्र में कुछ लोगों को शारीरिक शक्ति पर किसी से भी अधिक विश्वास है। कुछ भी, अगर वे लुकीरे की सच्ची दिखाई देखें, वे गलती से मान सकते हैं कि वह कमजोर थी। थोर ने ध्यान दिया कि ऐसे लोग हर जगह पाए जा सकते हैं, स्थान की परवाह किए बिना। मेबल ने जोड़ा कि उन प्रकार के लोगों में थोर को फ्लेम जनरल राइजेंगा से सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि रेंसगोट क्लान का इफ्रिट के रक्त को उत्तराधिकार में पाने का इतिहास था और डीमन किंग के महल के अंदर राइजेंगा को उसकी उत्कृष्ट लड़ाई के कौशल के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। मेबल ने उसे लगभग 2 मीटर लंबा, बहुत मजबूत आग जैसे लाल बालों वाला वर्णित किया, और जब वह गुस्सा होता था तो उसे इसकी सुनकर अग्नि का श्वास छोड़ सकता था। थोर माना कि उन्होंने उससे मिला नहीं, लेकिन विवरण काफी भयावह लगा। थोर ने मेबल से पूछा कि क्या उसने उल्लेख किया अगर वह इफ्रिट जिमखाने की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, और वही जिसने नायकों के साथ उग्र युद्ध किया था। मेबेल ने पुष्टि की कि यदि थोर फ्लेमिंग पहाड़ पर 7 दिनों की लड़ाई की बात करते थे, वास्तव में राइजेंगा उसी इफ्रिट की संतान थी जिसे किले की सुरक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। मेबल ने समझाया कि इसलिए रेंस का खानदान का सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे अपने शक्तिशाली पूर्वजों की धरोहर बनाए रखते हैं। थोर ने अपनी पसंद व्यक्त की थी कि वह फ्लेम जनरल से मिलने से बचे। मेबल ने उसे आश्वस्त किया, बताया कि रेंसगा खानदान के सभी सदस्य बल पर ध्यान केंद्रित नहीं होते, कुछ दयालु होते हैं। स्पष्ट खुशी और संतुष्टि के साथ मेबेल ने यह बताया कि कुछ तो बहुत ही दयालु होते हैं। फिर वह उत्साहित हो गई और उनकी योजना का ऐलान किया कि वे कल किले में थोर को घुमाएंगे। उस रात किले के अंदर मेबल ने थोर के कमरे के सामने उसे जाते हुए देखा। उसने उसे दिन के लिए धन्यवाद दिया और फिर ठहरी। उसने पूछा, क्या थोर उनके बीच औपचारिक उपाधियों का उपयोग करना बंद कर सकते हैं? थोर हैरान था और उन्होंने समझाया कि मेबल उनकी देखभाल कर रही थी। हालांकि मेबल ने बीच में बात काटकर जिद की कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने बताया कि उसे विशेष अतिथि के रूप में बर्ताव करने के लिए कहा गया था और रानी की नजरों में वह एक विशेष अतिथि था। इस स्तर का उपचार वित्त मंत्री या राज्य मंत्री के जितना समान था। मंत्री, इसका मतलब है कि थोर की स्थिति हमेशा उसकी से ऊपर थी। मेबल ने फिर थोर से अनुरोध किया कि वह उससे आधिकारिक उपाधियों का उपयोग किए बिना बात करें। थोर सहमत हुए। उसने सहमति दी और उसने उसे बताया कि वह उसकी देखभाल में होगा। अचानक मेबल ने थोर का हाथ पकड़ लिया, उनसे विनती करते हुए कि वे हमेशा के लिए वहीं रह जाए, जबकि उनका हाथ पकड़कर उसके हाथ उसने अगर संभव हो तो उसके साथ हमेशा रहने की इच्छा व्यक्त की। इस आश्चर्यजनक इजहार ने थोर को चौंका दिया। मेबल त्वरित उठी, अपनी शुभ रात्रि कही और त्वरित चली गई। जब वह मेबल को जाते हुए देख रहा था, भ्रम ने थोर के मन को भर दिया। उसका हृदय तेजी से दौड़ने लगा।
हालांकि वह आए हुए कुछ ही दिनों का समय बीता था, लेकिन बहुत कुछ पहले ही हो चुका था। उन्होंने एक अन्य दुनिया की किताब की खोज की थी और सफलतापूर्वक अपने जादुई आइटम तैयार किए। थोर ने जैसे चीजें समाप्त हुई उससे संतुष्टि महसूस की और डेमन किंग के क्षेत्र में आने के लिए आभारी था। उसके विचारों में उसने समझा कि उसका साम्राज्य को वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। दानव राजा के भाग्य में एक रसायन शास्त्री होने के नाते उसे इस स्थान को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी महसूस हुई। उन्होंने योगदान करना चाहा और उन लोगों के लिए जीवन को और सुविधाजनक बनाना चाहा जिन्होंने उसे वहां स्वीकार किया था। वहां सिंहासन पर बैठे डीमन किंग के साथ कर्व जुड़े थे, जो बुलाए जाने पर आए थे। डीमन किंग ने देर रात के समय के लिए माफी मांगी, लेकिन उन्होंने समझाया कि उन्हें कर्व के साथ कुछ आवश्यकता थी चर्चा करने की। कर्व ने सोचा कि क्या यह थोर से संबंधित था। दानव राजा ने पुष्टि की कि वाकई यह उसके बारे में था, वह समझाते हुए कि उन्होंने उसे स्वयं अपने जादुई वस्त्र बनाते हुए देखा था, जिसने उसे बेहतर समझने में मदद की थी। कर्व सुनकर हैरान थे कि थोर ने नई चीजें बनाई थीं। डीमन किंग ने कर्व को चिंता न करने और सुनने के लिए आश्वस्त किया, सतर्कतापूर्वक। कर्व मानता था कि वह बहुत ही छोटी मोटी बातों के बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं हो सकता। यदि वह डेमन किंग के क्षेत्र के उपाध्यक्ष बनना चाहता था, उसने पूछा, क्या थोर ने इस बार स्वस्थ उत्पादों की हीरो किताब से आइटम बनाया था? डेमन किंग ने स्पष्ट किया कि यह उस किताब से नहीं था। कर्व ने अनुमान लगाया कि क्या यह उस समय के समान था जब थोर ने मेबल का सामान बनाया। राक्षस राज ने उत्तर दिया कि नहीं, यह भी नहीं था। थोर ने एक आयामी आइटम संग्रहण बॉक्स तैयार किया था। कर्व ने अपनी आश्चर्य व्यक्त किया, वह बताते हुए कि भंडार बक्सा उसी के समान था जिसका उपयोग महारथी दूसरे आयाम में वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए करते हैं। एक बॉक्स जिसकी क्षमता अतुल्य थी और जो अनंत चीजों को रख सकता था। अचानक कर्व ने कहीं से चिल्लाया, उसकी सीट में डेमन किंग को चौंका दिया। डेमन किंग ने कर्व को याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि वह घबराएगा नहीं। हालांकि कर्व ने खुद की रक्षा की, कहते हुए कि स्थिति अलग थी। उन्होंने जोड़ा कि डेमन किंग को बॉक्स के अंदर क्या है यह जानना चाहिए। डेमन किंग ने मान्य किया कि वह कौशल के प्रति जागरूक थी। इसने आइटम को अलग अंतरिक्ष में संग्रहित करने की अनुमति दी, ने सहमति दी, यह स्पष्ट करते हुए कि यही वजह थी कि अन्य दुनिया के हीरो इतने शक्तिशाली थे। वे बैग का उपयोग करके जहां से भी वस्त्रों की बड़ी मात्रा आसानी से बुला सकते थे। इसने उस समय सभी दानवों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा किया। कर्व ने विस्तार से बताया कि जब लोग मान लेते थे कि नायक असंरचित थे, तो वे अकस्मात वायु में शस्त्र उत्पन्न कर देते थे। ठीक उसी प्रकार वे अपने बैग से बड़ी संख्या में चिकित्सा पोषण को आसानी से पुनः प्राप्त कर सकते थे अगर उन्हें चोट आई थी। राक्षस राज के क्षेत्र में एक कहावत थी कि जब एक नायक का सामना करना पड़े, आपको उन्हें 100 आइटम निकलते हुए देखने की उम्मीद करनी चाहिए। कर्व ने समझाया कि यह कथन पीढ़ियों से नीचे उतरा था। वह एक कठोर दृष्टि के साथ चिंता व्यक्त करते हुए यह बताया कि ऐसी कौशल वाले एक नायक से मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। सभी नायकों के पास यह नहीं था। राक्षस राज ने इसे मान्यता दी और यह भी जोड़ दिया कि यदि सभी के पास वह कौशल होता तो शायद हीरोज बच पाते। गंभीर चिंता के साथ कर्व ने अपनी चिंता व्यक्त की कि थोर द्वारा निर्मित असाधारण बॉक्स एक गंभीर मामला था। उसे यह लगभग अविश्वसनीय लगा कि थोर इसे बनाया था। कर्व की चिंता बढ़ी जब उसने राक्षस राज से कहा कि यह परिस्थिति गंभीर है। उसने जोरदारी से कहा कि थोर को खुद को बॉक्स रखना चाहिए। हालांकि डेमन किंग ने कर्व को आश्वस्त किया, बताया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुर्वे ने हैरानी में पूछा कि ऐसा क्यों है। दानव राजा ने समझाया कि थोर ने उल्लेख किया था कि वह मेबल और कर्व के लिए भी समान डिब्बे बनाएंगे। इसे सुनकर कर्व इतना चौंक गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उठते ही उसे यकीन नहीं हुआ कि थोर इन बक्सों को और अधिक बनाने का योजना बना रहे थे। वीरों ने दुर्लभ वस्तुओं के लिए जिस प्रकार का उपयोग किया, डेमन किंग ने कर्व को शांत करने की कोशिश की। उसने कर्व से कहा कि वह आराम से ले। कर्व ने इतना उत्तेजित होने के लिए माफी मांगी। दानव राजा ने जिम्मेदारी ली, मुझे मानते हुए कि वह भी कर्व को परेशान करने में दोषी थी। उसने उल्लेख किया कि थोर ने भी उससे कर्व को एक संदेश देने का अनुरोध किया था। फेसपाम दैत्य सम्राट ने समझाया कि थोर ने दैत्य सम्राट की सेवा में एक रसायन शास्त्री के रूप में व्यावहारिक रूप से काम करने की इच्छा जताई थी। थोर ने एक सहयोगी होने का वादा किया था और उन शब्दों में भारीपन था। इस परिणाम स्वरूप उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कर्व ने कहा कि थोर समर्थ होता जा रहा था, जिससे डेमन किंग ने उसे ऐसा मूल्यांकन दिया। डेमन किंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कर्व ने आगे बढ़ाया, उसका विश्वास व्यक्त करते हुए कि थोर किसी को विश्वास कर सकते थे। आखिरकार थोर ने शिकायत किए बिना ही फुटपाथ उधार दे दिया था। दानव राजा ने थोड़ा हंसी, सहमत होकर, और यह जोड़ते हुए कि यह सिर्फ थोर का प्राकृतिक तरीका था। डेमन किंग ने माना कि उन्होंने थोर जैसा किसी को पहले कभी नहीं देखा। अधिक उसने कबूल किया कि उसे उससे ध्यान हटाना कठिन लगता था, जो थोड़ा परेशान करने वाला था। उत्सुक कर्व ने डेमन किंग से पूछा कि क्या उसके और थोर के बीच कुछ हुआ था, जैसा कि उसे अच्छी मूड में देखा गया था। डेमन किंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उन्होंने एक सामान्य बातचीत में भाग लिया था। उसने समझाया कि वे एक दूसरे के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को समझने के लिए बात करते थे। बेहतर थोर डेमन किंग के क्षेत्र में पहुंचने के समय बल्गारियन साम्राज्य में नगर निवासी राजधानी में एक मेहमान घर में जीवंत समारोह कर रहे थे। लोग मिले और बातचीत की, खुद को आनंदित करते हुए। अचानक ड्यूक रेजिस कमरे में प्रवेश किए और सभी का ध्यान उनकी तरफ खींच गया। लोग उसकी गरिमा पर टिप्पणी करने लगे। ध्यान दिया कि वह सारे साम्राज्य में नंबर 1 नोबल था। एक महिला फिर ड्यूक रेगिस को कुछ पीड़ा महसूस होने की अफवाह का जिक्र करी। एक और व्यक्ति ने शामिल होकर कहा, दुख ने अपने पुत्र को साम्राज्य की समृद्धि के लिए भेजा था। एक और व्यक्ति ने इसे मान्यता दी, यह दर्शाते हुए कि ड्यूक कितने वफादार थे कि उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान के रूप में भेजा। लोग चिल्ला रहे थे और जयकार कर रहे थे। ड्यूक रेजिस की वफादारी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उसके लिए तालियां बजानी शुरू कर दी।
जैसे ही ड्यूक रेजिस चलते हुए गुजरे, तालियों की आवाज सुनकर तालियां बजाते हुए उसने सोचा कि यह वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने यह मानना शुरू किया था कि इन पुरस्कारों का उनके उच्च कुल की प्रतिष्ठा के लिए उचित था। ड्यूक रेजिस ने अपने बटलर में गर्व से विश्वास डाला, उल्लेख करते हुए कि कभी कभी स्पॉटलाइट में होना उसके लिए बहुत अधिक हो जाता है। अब जब उसके बेटे की स्थिति का दाग गया था, उसने विश्वास किया कि उनके परिवार की प्रमुखता इस बिंदु से पुनः शुरू होगी। जब ड्यूक रेगुस ने थॉर को एक धब्बा कहा तो उनका दरबान हैरान हो गया। दरबान ने ड्यूक को बाध्य करके थॉर के रसायन शास्त्री के रूप में कौशलों का उल्लेख किया। ड्यूक रेजिस ने एक भयानक और क्रोधित भाव व्यक्त करते हुए पलटकर बटलर को कभी भी उसके उपस्थिति में फिर से उस नाम का उल्लेख करने की चेतावनी दी। उसने दावा किया कि थॉर केवल अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए अपने आप को बलि देने वाले थे। रीगस ने यह भी जोड़ा कि उसका पहले से अच्छा मूड अब बिगड़ चुका था, इसलिए उसने बटलर से उसे एक पेय प्राप्त करने के लिए कहा। अचानक एक घोषणा बजी कि उनकी हाईनेस पहुंच गई थीं। सभी निगाहें वेन्यू के ऊपरी तले की तरफ मुड़ गईं। लोग उसकी सुंदरता पर चर्चा करने लगे, उसके सुंदर बालों और नीली आंखों की प्रशंसा करने लगे। एक और व्यक्ति ने वीरों के युग की पूज्य तलवार का उल्लेख किया, जिसने उसे अपना अधिकारी मालिक माना। उसे तलवार की राजकुमारी का उपाधि दिलाने वाला महारानी रिहाना, साम्राज्य की 30वीं रानी, अपनी प्रवेश करी। लोगों को उसके बारे में बात करने से रोक नहीं सकते थे, जिसके कारण बकबक जारी रही। ध्यान देने वाली बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली प्रकाश मैजिक था। रेजिस ने रिहाना से मिलकर उसे अभिवादन किया, उससे मिलकर अपनी खुशी व्यक्त की। हालांकि रेजिस को देखकर रिहाना ने अनचाहे उपस्थिति का पता लगाया और तत्परता से आदेश दिया कि यह मेहमान तुरंत हटा दिया जाए। यह घोषणा रेजिस को सदमे में डाल दी। सैनिक तेजी से आगे बढ़े, रेगस को पकड़कर उसे बाहर ले जाने के लिए। रेजिस अपने भ्रम में रिहाना से अपने बयान की व्याख्या करने के लिए विनती करते हैं, उसके निर्णय के पीछे के कारण जानने की गुहार लगाते हैं। सैनिकों ने उसे सूचित किया कि वे उच्चता के आदेशों पर कार्य कर रहे थे। दृढ़ता के साथ रेगस ने सैनिक की पकड़ से मुक्त होने में सफलता पाई और उसने अपनी हैरानी जताई, पूछते हुए कि उसने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे ऐसा व्यवहार मिला। रिहाना ने विश्वासघात के साथ प्रतिक्रिया की, सवाल करते हुए कि रेगिस अभी भी उसे और उसके साथियों को खतरे में डालने के बाद सामान्य रूप से कैसे बात कर सकते थे। रेगिस हैरान रह गए। फिर रिहाना ने उस जादुई तलवार के मामले का जिक्र किया जिसे उसने मरम्मत करने के लिए अनुरोध किया था। रेजिस ने पुष्टि की कि उसे याद था। रिहाना ने बताया कि मरम्मत पूरी होने की एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसने तलवार वापस प्राप्त की। हालांकि जब उसने तलवार चलाई तो वह उसके जादू की शक्ति का सामना नहीं कर सकी और टूट गई। इस खुलासे के जवाब में रेजिस ने अविश्वास की भावना के साथ चिल्लाया। उन्होंने कहा कि स्थिति तब और बिगड़ गई जब वह एक दानवीय जानवर के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धोने लगी। उन्होंने बताया कि जब यह जानकारी उनके भीतर समा गई तो उनके साथियों ने बहादुरी और निराशा में उनकी मदद की। जैसे ही यह सूचना जनसमूह में फैली, चौंक सी घुटने लगी। रिहाना ने आगे खुलासा किया कि जांच के दौरान उन्होंने पाया कि तलवार तोड़ दी गई थी क्योंकि टूटे हुए हिस्सों को सामान्य धातु के टुकड़ों का इस्तेमाल करके मरम्मत किया गया था। ये अशोषण मरम्मत किए गए भागों ने माना प्रवाह को बाधित किया, अंत में तलवार को नष्ट कर दिया। उन्होंने इशारा किया कि खराब मरम्मत के लिए जिम्मेदार वे लोग निस्संदेह रेगास परिवार से थे। चौंक गए और उद्वेगित, स्पष्ट रूप से परेशान और प्रकटीकरण को विश्वस्त करने में संघर्ष कर रहे थे। दूसरों ने अपनी राय व्यक्त की, यह विश्वास करना व्यक्त करते हुए कि रेजिस परिवार ऐसी लापरवाही में शामिल होगा। उन्होंने सुना था कि एक जादुई तलवार की मरम्मत करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने बहस की कि यदि इसे ठीक से ठीक नहीं किया जा सकता था तो ईमानदारी होनी चाहिए। थोर की जीवन की बलिदान से जो प्रतिष्ठा रेजिस ने प्राप्त की थी वह धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और उनका एक बार गौरव की वचनीय यात्रा धब्बित हो गई थी। रेजिस ने अपनी आवाज उठाई, स्पष्ट रूप से मना करते हुए कि ऐसी स्थिति हो सकती है। उन्होंने दोष सीधे उस रसायनशी पर लगाया जो मरम्मत के लिए जिम्मेदार था। ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने उन्हें धोखा देने के लिए जानबूझकर घटिया मरम्मत की। रेगास का आरोप सुनने पर रिहाना ने प्रकट किया कि उन्होंने खुद को जिम्मेदार ठहराने का काम खुद किया था। उन्होंने एक दूत भेजा ताकि जांच कर सकें और उसे मिली दस्तावेज ने उसकी संदेह की पुष्टि की। ड्यूक रेगिस के सामने दस्तावेज खोलते हुए उसने रेगिस परिवार के चिन्ह और ड्यूक के बटलर के हस्ताक्षर का उल्लेख किया। दस्तावेज ने स्पष्ट रूप से बताया कि जबकि मैजिक स्वर्ड की पूर्ण बहाली कठिन मानी गई थी तो केवल इसकी दिखावट में सुधार के लिए रसायनशाला वर्कशॉप से अनुरोध किया गया था। हालांकि जैसे जैसे यह प्रकट हो रहा था, रेगिस परिवार ने मरम्मतों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार ली। कमरे में सभी पर आघात का असर हुआ। ड्यूक सहित रिहाना ने वर्कशॉप से रसायन शास्त्री की बात करते हुए जारी रखी। दुकान ने उसे भी जानकारी साझा की कि कैसे जादुई तलवार को किसी निश्चित बिंदु तक मरम्मत किया गया था। यह पता चला कि केवल छोटी छोटी खराबियों ने अंततः तलवार को बिखरने का कारण बनाया। एक नौकरानी तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को लेकर कमरे में प्रवेश की। रियाना ने टूटे हुए तलवार को अपने हाथ में लिया। यह उल्लेखनीय हुआ कि तलवार के केवल बचे हुए हिस्से अब तक बहाल किए गए थे। उसने समझाया कि तलवार के वे हिस्से जो टूटे नहीं थे वे उसकी शक्तिशाली प्रकाश जादू को सहन कर सकते थे। देखने के लिए धन्यवाद। इसके बावजूद उसने हमला करने पर भी एक दैत्य पशु की नाखूनों को टालने में सफलता पाई। ड्यूक रेगस ने पूछा कि क्या तलवार का उपयोग केवल अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। रिहाना ने स्पष्ट किया कि हाल ही में प्रकाश माना की शक्ति में वृद्धि के साथ उसने निर्णय लिया कि वह अनुष्ठान के बाद राक्षसी जानवरों के शिकार के लिए तलवार का उपयोग करेगी। उसने विश्वास किया कि उसने इसे रेजिस परिवार को भी सूचित किया था। रेजिस स्पष्ट रूप से चिंतित और डरा हुआ दिखाई दिया, भयभीत। रियाना ने समझाया कि उसकी जान एक कुशल रसायनजी की वजह से बच गई थी जिन्होंने जादुई तलवार को पूरी तरह से मरम्मत कर दिया था और उसने उस व्यक्ति की मदद करने की इच्छा जताई। मदद
उसने रेगस से उस व्यक्ति का नाम देने का अनुरोध किया जिसने पहले तलवार की मरम्मत की थी। रेगिस ने उत्तर दिया कि एक भटकता हुआ रसायन शास्त्री ने संभवतः पहली मरम्मत की थी और इसलिए उन्हें व्यक्ति की पहचान का पता नहीं था। रिहान्ना ने अपनी निराशा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि वह उसका चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती। फिर रीजिस को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें हल्की स्थिति और अपमानित होने का एहसास हुआ। बटलर ने रीजिस का नाम गुस्से में बुलाया। ड्यूक रेगस ने पलटकर बटलर की ओर चिल्लाया और जानने की मांग की कि उसने क्या किया। उसने द्वारपाल को तलवार को मरम्मत नहीं करने और सबूत छोड़ने का आरोप लगाया, जिससे उसकी बदनामी हुई। द्वारपाल ने माफी मांगी, स्पष्ट करते हुए कि उसे जानकारी दी गई थी कि उसे मरम्मत करना था। रेजिस ने उसे काट दिया। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि उसे बहानों की आवश्यकता नहीं थी ताकि दारोगा कुछ समय के लिए गृह निरोध में रखा जा सके। दारोगा रोने लगा और पहरेदारों ने उसे वहां से ले जाया। रेजिस ने सोचा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उनके उच्च कुल की प्रतिष्ठा बहुत प्रभावित हुई थी, लेकिन उन्होंने यह माना कि वह अभी भी परिस्थितियों को सही करने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। उन्होंने अपनी कीमती भूमिका साबित करने के लिए सामर्थ्य प्रदर्शित किया और साम्राज्य का सम्मान वापस पाने का संकल्प किया। रेजिस ने एक योजना बनाई जो साम्राज्य के लिए लाभदायक हो सकती है। उसने सोचा कि यदि वह प्रभावी रूप से दैत्यों और अर्धमानवों का उपयोग करके वह अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर सकता है और संभवतः डेमन किंग के क्षेत्र में इसे और अधिक उन्नत कर सकता है। थोर ने मेबल के पास जाकर उसे बताया कि उसे उस दिन उस पर निर्भर करना होगा। मेबल ने उसे आश्वस्त किया कि उसने इसे संभाल लिया था और वह इसे उस पर छोड़ सकता है। थोर ने ध्यान दिया कि मेबल की हेयर स्टाइल आमतौर पर से अलग थी और उन्होंने सोचा कि वह महल दिखाने में प्रयास कर रही थी, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। जांच करते हुए मेबल ने थोर को सूचित किया कि उनका कमरा पश्चिमी इमारत के तीसरे मंजिल पर है, जबकि नौकरानी के कक्ष उसी इमारत के पहले मंजिल पर हैं। उसने यह भी बताया कि अगर उसे सहायता की आवश्यकता होती है तो मैड्स कभी भी उपलब्ध हैं। मेबल ने थोर को रसोई के कर्मचारियों, बावर्चियों और अन्य मैड्स से परिचित करवाया, नौकरानियां, साथ ही महल के विभिन्न सुंदर क्षेत्र। थोर मेबल के दरबार के दौरे का पूरी तरह से आनंद ले रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मेबल ने थोर को दरबार के प्रवेश द्वार की दिशा में मार्गदर्शन किया, जहां 2 प्रभावशाली मिनोटॉर गार्ड स्थित थे। उसने समझाया कि यह प्रवेश द्वार किले के विभिन्न हिस्सों के लिए गेटवे के रूप में काम करता था और उन्होंने थोर से सुझाव दिया कि वह भविष्य की संदर्भ के लिए इस स्थान को याद रखें। वहां खड़े होने के बावजूद थोर का ध्यान एक महिला की मूर्ति की ओर खींचा गया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने मेबल से मूर्ति में महिला की पहचान के बारे में पूछा। मेबल ने समझाया कि मूर्ति में दिखाई गई महिला पहले डीमन किंग की प्रतिष्ठा थी। थोर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पहला डीमन किंग एक महिला थी। मोहित होकर उन्होंने मूर्ति द्वारा पकड़ी गई तलवार के बारे में पूछा। मेबल ने साझा किया कि यह ब्लेड एक ऐसे स्वर्गीय पत्थर से तैयार की गई थी जो आकाश से गिरा था और कहा जा रहा था कि इसका उपयोग अन्य दुनिया के नायकों के खिलाफ एक युद्ध में किया गया था। वहां खड़े होकर थोर ने मेबल से कान में कहा कि मूर्ति के हाथों में प्रदर्शित तलवार असल की तरह दिखने के लिए डिजाइन की गई प्रतिलिपि थी। मूल रूप में मेबल ने थोर की सूझबूझ की सराहना की और यह बताया कि उन्होंने स्थिति को कैसे तेजी से समझ लिया। थोर ने उत्तर दिया कि उन्होंने तलवार से माना की कमी का पता लगाया। मेबल ने आगे बढ़ाया। उन्होंने आगे बातचीत की, यह बताते हुए कि तलवार योद्धाओं के विरुद्ध संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी और दुर्भाग्यवश इसकी वर्तमान स्थिति अज्ञात रही। थोर ने अपनी सहमति व्यक्त की, कहते हुए कि यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। मेबल ने जोड़ा कि तलवार का डीमंस के लिए महान मूल्य था और उम्मीद की कि थोर एक दिन इसे देख सकें। थोर ने जवाब दिया कि यदि तलवार अभी भी किले के भीतर होती तो वह इसे मरम्मत करने का प्रयास करने में खुशी खुशी मानेगा। मेबल थोर की इच्छा शक्ति से प्रभावित हुई। उन्होंने उल्लेख किया कि तलवार डेमन किंग की थी और बल दिया कि यहां तक कि कुशल व्यक्तियों ने इसे मरम्मत करने का प्रयास नहीं किया। हालांकि मेबल ने थोर की क्षमताओं पर विश्वास किया और सोचा कि वह असंभव को प्राप्त कर सकते हैं। थोर ने जवाब दिया, ध्यान देते हुए कि चूंकि तलवार वर्तमान में लापता है, वह नहीं कर सकता, इस पर काम करो। मेबल आशावादी रही, कहती कि वह यकीनी तलवार कहीं न कहीं दुनिया में मौजूद है। उन्होंने जोड़ा कि अगर डेमन किंग इसे वापस पा लेता तो यह निश्चित रूप से उसे खुशी देगा। थोर ने डीमन किंग की तलवार चलाते हुए छवि का विचार किया। वह यदि कभी मौका मिला तो तलवार ढूंढने का विचार कर रहा था। उसने तलवार की महानता को पार करने वाली कुछ चीज बनाने का कल्पना की। उन्होंने एक स्ट्रेचिंग तलवार जैसी अवधारणाओं का सुझाव दिया, या एक जो काले जादू का उपयोग कर सकती थी। मेबल ने पूछा कि क्या थोर राक्षस राजा के लिए एक तलवार बनाने की योजना बना रहे थे। थोर ने पुष्टि की। उन्होंने यह बताते हुए कि वह मानते हैं कि यदि उसके लिए एक तलवार तैयार की जाए तो वह उत्कृष्ट होगा। मेबल उत्साही हो गई, विचार के प्रति अपनी सहमति और उत्साह व्यक्त करती हुई। मेबल ने झुककर थोर से कुछ कहा। जब भी उसे आवश्यकता होती वह उसकी सहायता करने का प्रस्ताव देती। थोर उसकी निकटता के कारण थोड़ा शर्मीला महसूस कर रहा था। पृष्ठभूमि में क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे मिनोटॉर्स आपस में हंसी ले रहे थे, मेबल के थोर के साथ खुश व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए। मेबल ने फिर सुझाव दिया कि वे थोर का हाथ पकड़ते हुए टूर जारी रखें। अचानक पीछे से एक आवाज ने पूछा कि क्या थोर साम्राज्य से एक अतिथि था। थोर ने मतदान के स्रोत की ओर अपनी दृष्टि मोड़ दी और देखा एक लंबा कवच धारण करने वाला आदमी, एक ठोस और मांसपेशीय संरचना के साथ। आदमी ने अपना परिचय रायजेंगा के रूप में दिया, लॉ डेमोन किंग की सेवा करने वाले जनरल। थोर ने रायजेंगा के प्रभावशाली रूप का ध्यान दिया, जो 2 मीटर की भयानक ऊंचाई पर खड़ा था। जैसे जैसे शोले बहते हैं वैसे आगे बढ़ते हुए लाल बालों के साथ राजेंगा ने एक विचित्र मुस्कान पहनी, जैसे तैसे खुश हो रहा था कि थोर ने उसे पहचान लिया। उन्होंने अपनी पहचान को फ्लेम जनरल के रूप में स्थापित किया, जो डेमन किंग की सेवा में उच्च दर्जा के जनरलों में से एक थे। साम्राज्य से आगंतुक के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर रायजेंगा ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय लिया। थोर ने रायजेंगा की विनम्रता के लिए धन्यवाद दिया और खुद को परिचय दिया। रायजेंगा, यद्यपि थोर के नाम का पहले से ही ज्ञान होते हुए भी उन्होंने स्वीकार किया कि वह शायद वहां थोर का चेहरा देखने के लिए पूरी तरह से वहां पहुंचे हों। उनकी बेटी की चिढ़ के बावजूद एक बेटी का उल्लेख करने से थोर अचंभित और स्थिति के बारे में कुछ समझ नहीं पाए। रायजेंगा के बगल में उनकी बेटी अग्नेस खड़ी थी, पूरी खलबली में और एक हेलमेट पहने हुए। रायजेंगा ने उसे परिचय देने का निर्णय किया और कहा कि उसका नाम एग्नेस था।
एग्नेस ने थोर से अभिवादन किया और रेजेंगा ने टिप्पणी की कि उन्होंने एक गर्वित योद्धा साम्राज्य से एक चौकस आगंतुक की आशा की थी। हालांकि सतर्क निरीक्षण के बाद थोर सूक्ष्म लगे। राजेंगा ने संदेह व्यक्त किया कि थोर वास्तविक युद्ध में अच्छा कर पाएंगे। इसका मतलब वे युद्ध में अधिक कुशल होने की आवश्यकता हो सकती है। ये सुनकर उन्हें एक लंबे समय से इंतजार कर रही विदाई मिली। इसे सुनकर मेबल कुछ क्या खींच महसूस हुई। थोर मान गए कि वे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थे। रेजेंगा ने हंसकर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उन्होंने आशा की थी कि उनकी बेटी साम्राज्य के एक योद्धा के साथ कुश्ती मैच में भाग ले सकती है, लेकिन उन्होंने थोर को एक निराशाजनक कमजोर समझा। एग्नेस, जो अपने पिता के शब्दों से कुछ हद तक असहज महसूस कर रही थी, ने आपत्ति की और राइजिंगा ने उसके हेलमेट को छुआ, उसे शांत होने की सलाह दी, जैसे कि उसकी अग्नि दिखाई देने वाली आत्मा नियंत्रण से बाहर हो रही थी। ये कार्य एग्नेस को दर्द पहुंचाने जैसा लगता था। फिर राइजिंगा ने थोर से मुंह मोड़ा और अनुरोध किया कि वह साम्राज्य से एक मजबूत व्यक्ति का नाम प्रदान करे। उसने बताया कि उसका क्षेत्र सीमा के पास पहाड़ों में स्थित था, जैसा कि वह बार बार साम्राज्य के लोगों से बातचीत करते थे। उन्होंने अपने कौशल का परीक्षण करने में रुचि रखी थी, जो किसी भी मजबूत व्यक्ति के खिलाफ थे जिसे वे सिफारिश कर सकते थे। मेबल ने पृष्ठभूमि से हस्तक्षेप किया, अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए अपनी आवाज उठाई। उसने राइजिंगा को याद दिलाया कि थोर एक सम्मानित अतिथि था और एक रसायन शास्त्री जो सीधे डीमन किंग द्वारा पर्यवेक्षित थे। उन्हें सलाह दी गई कि वे थोर को बेवजह अपमान न करें। मेबल ने जोर दिया कि महल में अपमानजनक टिप्पणियों का स्थान नहीं है, इसके बजाय यह साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की स्थिति होनी चाहिए। राइजेंगा ने मान्यता दी कि डेमन किंग की मानव दुनिया को समझने की रुचि प्रशंसनीय थी। हालांकि उन्हें विश्वास था कि साम्राज्य की शक्ति और युद्ध क्षमताओं के बारे में जानना उतना ही महत्वपूर्ण था। रेजिंगा ने दावा किया कि युद्ध क्षेत्र वहीं था जहां वह और उनकी बेटी अपनी क्षमताओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित कर सकते थे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एक बार मेबल ने उन्हें डीमन किंग की एक शांत दुनिया की इच्छा की याद दिलाई। रेजिंगा ने जवाब दिया कि इस शांति की तलाश के कारण लड़ाई की क्षमताओं के अभाव में किसी को सम्मानित अतिथि के रूप में बताया गया था। उन्होंने इस प्रकार की मेहमान नवाजी की सीमाओं का प्रश्न उठाया। थोर की ओर बढ़ते हुए राइजेंगा ने उनकी क्षमताओं के बारे में पूछा और यह सवाल उठाया कि जो किसी से लड़ाई नहीं करता था वह डेमन किंग की सेवा कैसे कर सकता है। अपनी प्रभावशाली निगाहों के साथ राइजेंगा ने थोर की उपयोगिता पर संदेह उठाए। रोजेंगो की उपस्थिति सभी उपस्थितों पर भारी पड़ी। हालांकि मेबल ने बीच में बोलने की कोशिश की। थोर ने उसे पीछे हटने का अनुरोध किया। थोर ने रेजिंगा के प्रभावशाली शारीरिक संरचना का अवलोकन किया। अपने शक्तिशाली हथियारों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे को देखते हुए थोर ने अपनी प्रतिक्रिया के परिणाम पर विचार किया। वह चाहता था, अनिश्चित होता था कि क्या हो सकता है। उसने रेजिंगा के मूड को चापलूसी के जरिए संतुष्ट करने का विचार किया। थोर ने एग्नेस के कवच को सुधारने और समायोजित करने के लिए अपनी रासायनिक कौशल का सुझाव दिया। रेजिंगा ने थोर के कवच के बारे में जानकारी की चुनौती दी। थोर ने जवाब दिया और समझाया कि कवच में एक पृथ्वी तत्व था। उन्होंने इशारा किया कि जल गुण आग का सामना करने के लिए अपर्याप्त थे। जब पानी का गुण आवश्यक था तो भाप निर्गमन के लिए नेतृत्व करना, और जब यह कमजोर था तो आग के प्रति कमजोरी। यदि इफ्रिट की आगिनी प्रकृति का प्रतिशोध करने के लिए यह कवच गर्मी की प्रतिरोध के लिए एक पृथ्वी गुण आवश्यक था। शक्ति। थोर ने एक दोहरी पृथ्वी गुणवत्ता वाले वस्त्र की दुर्लभता का उल्लेख किया और रेजेंगा से पुष्टि की अपनी समझ सही है या नहीं। थोर का ज्ञान रेजेंगा और उनकी बेटी दोनों को चौंका गया। इसी दौरान मेबल थोर की विशेषज्ञता से प्रभावित थी। थोर ने विस्तार से बताया, उल्लेख किया कि आर्मर शोलों और गर्मी से संवेदनशील था और जोड़ों के आसपास ढीला दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी भूमिका को एक रसायन जी के रूप में बल दिया। आर्मर को मजबूत करने की क्षमता बताई। समूह रेजेंगा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। रेजेंगा ने थोर को बाहर कर दिया, उसे मानव रसायन जी कहते हुए। उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी बेटी के कपड़ों को छूने देने वाले कमजोर को अनुमति नहीं देंगे और कहा कि एग्नेस उनके साथ जाएंगे जब वे निकल रहे थे। एग्नेस ने अपने पिता के बयान का विरोध किया। एग्नेस ने फिर अपने पिता के साथ जाने से पहले उन्हें विदा कहा। मेबल, मिनोटॉर्स और थोर सभी इससे हैरान थे। मिनोटर्स ने थोर की ओर बढ़कर उसकी साहसिकता की सराहना की। उन्होंने ध्यान दिलाया कि उसने राइजेंगा के सामने पीछे नहीं हटे। मेबल ने भी थोर की प्रशंसा की, यह कहकर कि राइजेंगा डेमन किंग के किले के शीर्ष 5 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था और उसने कभी नहीं सोचा था कि थोर ऐसे साहसिक रूप से उसका सामना करेगा। थोर ने समझाया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके कार्य साहस से प्रेरित थे, वह कवच की जटिलताओं से मोहित थे। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपनी यात्रा जारी रखें। मेबल सहमत हुई और थोर की जनरल रेजिंगा और उनकी बेटी के प्रति अभियांत्रिकी अभी भी बनी हुई थी। हालांकि उन्होंने यह तय किया कि शायद ये उस बात की चर्चा करने का सही समय नहीं हो सकता। वह बाद में मेबल से उनके बारे में पूछने की योजना बना रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि वह कुछ जानती है। थोर ने सोचा कि उन्होंने तब नहीं सोचा था कि उनके प्रश्न पूछने से रेजिंगा को गुस्सा आ जाएगा।